नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भले ही ये छलावा हो, मगर हम हर साल नए साल से कुछ उम्मीदें संजो लेते हैं। इसलिए आइए आज ये उम्मीद की जाए कि समाज और संस्कृति पर जो वहशी हमले किए जा रहे हैं उनके खिलाफ जनमानस जागृत हो और रचनाधर्मी उसके साथ खड़े होने के लिए, प्रतिकार करने के लिए एकजुट हों। इस अंधेरे समय में थोड़े से उजास की इस भोली कामना के साथ पेश है इस साल का पहला ताना बाना। ताना बाना में हम आपके लिए लाए हैं सन 2021 में साहित्य, कला और रंगमंच की दुनिया की प्रमुख हलचलों के ब्यौरे। सबसे पहले देखेंगे कि कथा जगत के लिए कैसा रहा 2021। इस बारे में बात करेंगे समालोचक संजीव कुमार और राकेश बिहारी से। गुजरे साल की कविताओं के बारे में बताएंगे प्रियदर्शन। डॉक्टर खालिद जावेद बताएंगे 2021 में उर्दू अदब की दुनिया में क्या कुछ हुआ। रंगमंच का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे नाट्य समीक्षक रविंद्र त्रिपाठी और कला जगत के हाल बताएंगे कला समीक्षक विनोद भारद्वाज। इसके अलावा आज हम सुनेंगे 3 बड़ी कवयित्रियों अनामिका, सविता सिंह और बाबूशाह कोहली की कविताएं। नए साल की शुरुआत करते हैं कविताओं से। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अनामिका अपनी कविताओं में स्त्रियों के उन अदृश्य कोनों में ताका झांकी करके उनके ऐसे अनुभवों को उजागर करती हैं जो अनदेखे हैं, अनकहे हैं। उनकी कविताओं में स्त्रियों का संसार बहुत ही विराट और विविधता लिए होता है। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी कविताएं। कविता का शीर्षक है प्रसूति गृह में पिता। एक पुराने छात्र के लिए जो अब नया पिता है। डॉक्टर ने कहा वक्त बदल गया, आप लेबर रूम में जाएं। पितृत्व भी बड़ा अनुभव है जीवन का, साक्षी बने जन्म का। थोड़ा लजाता हुआ मैं भीतर गया तो वह पहचान में नहीं आई। पीड़ा के उत्कर्ष पर भी उसने कहा मुस्कुराकर, देखो तो क्या मेरा हाल हुआ। 2-2 दिल धड़क रहे हैं मुझ में, 4-4 आंखों से कर रही हूँ आंखें चार मैं महाकाल से। कहती हुई वह अब फैल गई पूरी पृथ्वी पर। उसके आवेग से थरथरा उठे सब पर्वत। ठेल दिया उसने पहाड़ों को पैरों से एक तरफ। उठ रही थी उससे ऐसी उसासें, कांप कांप उठते थे उसकी उसासों से जंगल। इंद्रधनुष के 7 रंगों से था वह बिछौना सोना मौना। जन्म ले रहा था एक नया पुरुष उसके पातालों से, जिसका खाका खींचती थी वह रोज सुबह मुझे चाय देती हुई। कहती थी आकाश में जगता सूर्य देखकर, बेटी हो तब तो चिंता ही नहीं, बेटा अगर हो तो हो सुबह का सूरज। उसमें प्रचंडता नहीं हो, लोभ को क्रोध और कामनाओं के अतिरेक से पीड़ित ओजोन छिद्र भेदता अतिशय पुरुष नई धरती के किस काम का। खुद अपना पुरुष गढ़ेगी नई धरती, अब स्वस्थ होंगी धमनियां उसकी और दृष्टि सम्यक। उसके उस उन्नत पहाड़ों से फूटेगी जब दुधैली रोशनी वह पिएगा। अंधियारा इस जग का अंजन बन उसकी आंखों में सजेगा। झूलेगी अब पूरी कायनात झूले सी, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा नया पुरुष। संबुद्ध प्रज्ञा से शासित अनुकूलित, प्रज्ञा का प्यारा भरतार। प्रज्ञा को सोती हुई छोड़कर जंगल इस बार लेकिन वह नहीं जाएगा। मेरी माँ भी कुछ कुछ ऐसा ही देखा करती थी क्या सपना, जब मुझको टखनों पर बैठा कर झूला झूलाती हुई गाती थी, नया बीती उठे पर पुराना बीती गिरे। भीति यानी भित्ति, नई दीवार उठे पुरानी गिरे। लेकिन उठे ही क्यों कोई दीवार, उठे आदमी उठे। उठ रहा है धीरे धीरे माँ के ही टखनों पर एक नया आदमी। कितनी सदियां बीत जाती हैं एक अदद आस फूल जाने में। कितनी लंबी होती है बाबा नन्ही सी नन्ही इच्छा की उड़ान। दोस्तों, पिछले 2 साल काफी उथल पुथल से भरे रहे हैं।
कोरोना महामारी ने जीवन की गतिविधियों को अस्त व्यस्त कर दिया है, मगर रचनाकार इन विषम परिस्थितियों को भी अपनी कृतियों में दर्ज कराते चलता है। प्रकाशन की गतिविधियां ठप होने के बावजूद कथा संसार में काफी सक्रियता देखी गई। ये जानने की जिज्ञासा मुझे भी है और आपको भी होगी कि पिछले साल वो कौन से उपन्यास हैं, वो कौन सी कहानियां हैं जो चर्चाओं में रहे। सुपरिचित समालोचक संजीव कुमार और राकेश बिहारी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है, ताना बाना में स्वागत है और नए साल की शुभकामनाएं भी आप दोनों को। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले संजीव जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस साल कथा साहित्य में किस तरह के ट्रेंड रहे। बहुत हलचल वाला साल रहा है, कोरोना की वजह से भी राजनीतिक उथल पुथल रही है, किसान आंदोलन हुए हैं, तो हर तरह से बहुत उथल पुथल वाला साल रहा है। हालांकि कथा साहित्य कोई 1-2-6 महीने में नहीं रचा जाता है, उसकी लंबी प्रक्रिया होती है। फिर भी क्या इस साल का कोई इम्पैक्ट दिखा है, क्या ट्रेंड दिख रहे हैं इस बार कथा साहित्य में? देखिए, मुझे एक तो ये लगता है कि जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं ना, तो उसके मेथोडोलॉजी को लेकर के कई तरह से अप्रोच किया जा सकता है। तो उस समस्या को तो हम रहने दें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है मैं जो कहूं उससे बहुत सहमति कुछ लोगों की न भी बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कथा साहित्य की, हिंदी कथा साहित्य की अपनी एक परंपरा रही है एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की और आलोचनात्मक होने की, उस पर वो हिंदी कथा साहित्य इस वर्ष भी कायम रहा है। और जो हाशिए के समाज हैं, स्त्री, दलित, मजदूर और किसान, इनको, इनके प्रति उसका रुझान और सांप्रदायिक फांसीवाद की जो करतूतें हैं उसके प्रति उसका आलोचनात्मक रवैया, ये कथा साहित्य की अंतर्वस्तु गढ़ने वाली चीज रही है मुख्य तौर पर। ऐसी कई कहानियां, कई उपन्यास मुझे याद आते हैं जब मैं ऐसा कह रहा हूं। जी, तो हम इनका विस्तार से भी जिक्र करेंगे, लेकिन इस पर राकेश बिहारी जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं। राकेश जी, आपने क्या देखा? कोरोना ने बहुत हलचल मचाई पूरे समाज में, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। क्या इससे कुछ, इसका कुछ असर दिख रहा है कथा साहित्य में, या आने वाले वर्षों में दिखेगा? एक बहुत जरूरी बात अभी संजीव जी ने कही कि जो हिंदी कथा साहित्य की, या फिर कहिए पूरे हिंदी साहित्य की परंपरा में, साहित्य का जो उद्देश्य हमने देखा है अब तक, वह परंपरा आज भी कायम है। बहुत सही, आपने भी बहुत एक अच्छी बात कही कि प्रवृत्ति जो है वो किसी एक दिन में चिन्हित नहीं की जा सकती। तो मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार दूं कि पिछले कुछ एक वर्षों में, बहुत पीछे ना भी जाएं, तो पिछले 5-7 वर्षों में जो कुछ परिवर्तन मुझे दिखाई दिए हैं, उसको मैं थोड़ा संरचना की तरफ भी लेके चलूं, तो एक जो बड़ा अंतर मुझे दिखाई पड़ता है कि कहानियों की लंबाई जो है वह लगातार बढ़ती जा रही है और उपन्यासों की लंबाई छोटी हो रही है। ये संरचना की बात। दूसरी बात, अभी आपने दलित, स्त्री की बात की, तो जो अस्मिता मूलक विमर्श पिछले 25-30 वर्षों में तैयार हुआ हमारे समाज में, उसका दायरा बढ़ा है। जो अस्मिता मूलक विमर्श मुख्यतया स्त्री और दलित तक केंद्रित था, धीरे धीरे उसमें आदिवासी जुड़े। अब जो ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी समुदाय है, उसकी बड़ी मजबूत उपस्थिति कथा परिदृश्य में देखी जा रही है। कहानियां लिखी जा रही हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, यहां तक कि आत्मकथाएं भी आ रही हैं। तो यह भी मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़ती है। और एक आखिरी बात जो कहना चाहता हूं कि अभी जिस सांप्रदायिक फांसीवाद की बात हुई, जिसका एक नतीजा हम देखते हैं कि एक पशु की रक्षा के लिए आप मनुष्य की बलि लेने में हिचकते नहीं है। उस समय में इधर की कहानियों में लगातार मनुष्येतर पात्रों की उपस्थिति बढ़ी है। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, पक्षी, गाय। तो यह जो है, मुझे लगता है वह जो अमानुषिक समय है, उसका एक रचनात्मक प्रतिरोध है, जब मनुष्येतर प्राणी, चाहे वो वनस्पति हो या पशु पक्षी, कहानी में प्रोटेगनिस्ट की तरह उपस्थित होने लगे। तो ये मुझे एक बड़ा अंतर इधर की चीजों में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। अब हम आते हैं कि इस साल महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से आए। संजीव जी,
आपकी नजर में इस साल के खास में हम रेटिंग में नहीं जा रहे हैं, हम टॉप 5 टॉप 10 वाली स्टाइल में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी नजर में महत्वपूर्ण उपन्यास इस साल के कौन से रहे? रेटिंग हमारा मकसद होना भी नहीं चाहिए, और मैं तो मानता हूं कि राकेश मेरे मुकाबले बेहतर पढ़ते हैं, इसलिए वो शायद ज्यादा बता भी पाएंगे। लेकिन जो मेरी निगाह से गुजरने वाले उपन्यास हैं उनमें मुझे लगता है कि रणेंद्र का गूंगी रुलाई का कोरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो लंबे समय तक रहेगी। और जिस तरह का विषय उन्होंने उठाया है, मतलब संगीत को आधार बनाकर हमारी साझा संस्कृति का एक पूरा परिदृश्य पेश करना, और वो कैसे साझा संस्कृति हमारी निशाने पर है। 2002 की जमीन चुरी है उन्होंने गुजरात में वली दखनी की मजार के नष्ट होने के बाद, खत्म किए जाने के बाद, और उस 2002 के पूरे परिदृश्य में आप 2014 के बाद का हमारा जो समाज है उसकी धमक सुन सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कृति है। उपन्यास की दृष्टि से मुझे लगता है कि प्रहलाद चंद्र दास झारखंड के उपन्यासकार हैं, उनका मौसी का गांव भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है अपनी सीमाओं के साथ। मेरे ख्याल से जो दलित इशू को एड्रेस करने वाला एक महत्वपूर्ण कोण है कि आखिर कैसे दलित समाज में सांप्रदायिक ताकतों ने पेनिट्रेट किया, उसको वो बहुत सफाई से पकड़ते हैं। उसकी सीमा सिर्फ ये है कि उसमें पात्र अपनी बातचीत में बहुत व्याख्यान देते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि औपन्यासिक संरचना की दृष्टि से एक थोड़ी पुरानी किस्म की चीज लग सकती है। उपन्यासों में अभी अभी जो एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है, और आप देखेंगे तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से वो 2022 में आता है, लेकिन अब चूंकि उसका लोकार्पण हो चुका है और मैं खुद लोकार्पण पे बोल चुका हूं, तो मैं कैसे उसको 2022 का मानूं। वो प्रवीण कुमार का उपन्यास है अमर देशवा, जो बिल्कुल कोरोना की दूसरी लहर पर केंद्रित है। और ये मेरे लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था कि कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होते न होते ये उपन्यास प्रकाशित हो गया, और कोई रिपोर्ट जैसी चीज नहीं है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिपोर्ट बुरी चीज होती है, लेकिन रिपोर्ट और उपन्यास इनके काम अलग अलग हैं। तो प्रवीण की उपन्यास की विशेषता है कि वो उपन्यास है और वो बहुत तरह के आयामों में इस कोरोना संकट को भी पकड़ता है और यह भी देखने की कोशिश करता है कि इसके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस वर्ष की। और अगर मुझसे कुछ छूट न रहा हो तो मैं स्वांग का नाम लेना चाहूंगा, जो ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है। आपको ध्यान में होगा, हमारे वरिष्ठ लेखकों में है, 12 मासा इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास था। और ये त्रयी का तीसरा भाग था। हाँ, ये त्रयी का तीसरा भाग है, और वही बुंदेलखंडी बोली और व्यंग्यात्मक शैली शुरू से आखिर तक। और अंत में जो उसका जो प्रसंग है वो तो मैं पढ़ के भावुक हो जाता हूँ, जब वो स्वतंत्रता सेनानी जो है पग्गल बाबा, उनको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद लेखक जो है एक बार दौड़कर पीछे का पूरा रिव्यू पेश कर देता है आपके सामने कि हम किस दौर में आ गए हैं। तो ये हैं 3-4 उपन्यास जो मेरी निगाह में आए हैं। अभी मैं जो पढ़ रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। ये बिंज पर अनिल यादव का उपन्यास है स्टेशन। जैसे जैसे वो आ रहा था वैसे वैसे मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन अनिल यादव एक अद्भुत लेखक है। उसकी कथा भाषा ऐसी है जो मुझे बिल्कुल पकड़ लेती है, और मैं अभी उसके 5-6 एपिसोड्स पढ़ पाया हूं। मुझे लगता है कि ये भी एक कमाल की चीज है जो इस साल आई। बिल्कुल। राकेश जी, आपकी फहरिस्त में कौन से उपन्यास हैं? का जिक्र संजीव जी ने किया, उससे सहमत होते हुए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। एक जो इधर के उपन्यासों में, उसे आप ट्रेंड की तरह भी देख सकते हैं कि जो हमारे साहित्यिक सांस्कृतिक नायक रहे हैं हमारी परंपरा के, उन लोगों के जीवन को आधार बनाकर उपन्यास लिखने की बात पिछले वर्ष खूब हुई है। और इस क्रम में मुझे 3 उपन्यास महत्वपूर्ण लगते हैं, और तीनों अपनी सीमाओं के बावजूद। एक तो संजीव जी का उपन्यास आया है सेतु प्रकाशन से, पूर्वी बयार, जो महेंद्र मिश्र के रचना कर्म पर, उनके जीवन पर केंद्रित है। दूसरा उपन्यास रजनी गुप्त का है जो वाणी प्रकाशन से आया, कि याद जो करें सभी, यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन पर आधारित उपन्यास है। और तीसरा राजकमल प्रकाशन ने छापा है श्याम बिहारी श्यामल का उपन्यास कंथा, जो जयशंकर प्रसाद के जीवन पर आधारित है। तो ये तीनों उपन्यास भी मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। इसमें कुछ और जोड़ूं तो एक बहुत युवा लेखक हैं अमित ओहलान, इनका एक उपन्यास है सुल्फी यार, जो आधार प्रकाशन ने छापा है। यह उपन्यास कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने अपनी परंपरा में बहुत सारे ऐसी कृतियों का जिक्र किया है, पढ़ा है उसे,
जहां हम कहते हैं कि वहां नायक समय ही है, वहां नायक स्थान ही है। उस परंपरा का इस अर्थ में यह विस्तार करता हुआ उपन्यास है, और मुझे लगता है मेरी सीमित पढ़त में यह पहला उपन्यास है जहां 220 पृष्ठ के उपन्यास में किसी पात्र का कोई नाम नहीं है, किसी पात्र का नाम नहीं है, लेकिन वह जो हरियाणा का इलाका है, हिमाचल से सटा हुआ, कुछ एनसीआर से भी सटा हुआ, वहां जो नशा की प्रवृत्ति है युवाओं के बीच में, उसको लेकर बहुत कमाल तरीके से यह उपन्यास हमारे बीच उपस्थित हुआ है। जी। मैं देह कुठरिया का जिक्र करना चाहता हूं, इसे भी सेतु प्रकाशन ने छापा है। जया जादवानी का यह उपन्यास है जो ट्रांसजेंडर्स के जीवन यथार्थ को हमारे सामने लाता है। इसकी विशेषता यह है कि देखिए, ट्रांसजेंडर पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन उनके जीवन यथार्थ को उन्हीं की भाषा में सामने रखने का काम यह उपन्यास करता है। और इसके लिए जया जी ने जो सबसे बड़ी चुनौती यहां पर उठाई है, सबसे बड़ा जोखिम उठाया हुआ यह कि उन्होंने जो अपनी कथा भाषा अर्जित की थी, जो बहुत ही कलात्मक और कोमल भाषा हमने देखी है, उसके बरक्स ट्रांसजेंडर की भाषा के यथार्थ को उन्होंने अपनी भाषा के रूप में वहां पे रखा है। इस लिहाज से मुझे एक महत्वपूर्ण किताब लगती है। और आखिरी किताब का जिक्र मैं करना चाहूं, देखिए, पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रिय साहित्य की एक परंपरा तेजी से हमारे बीच विकसित हो रही है, और हम जो सो कॉल्ड मुख्य धारा के साहित्यकार हैं या साहित्य के पाठक हैं, कई बार उनसे किनारा कर लेते हैं। और उसके पीछे हमारा कारण लगता है यह होता है कि शायद वो चीजें कहीं ना कहीं व्यवस्था और रूढ़ियों की को पोषित करने वाली चीजें होती हैं। लेकिन पिछले दिनों मुझे एक उपन्यास दिख गया जिसका नाम है राम भक्त रंगबाज। ये राकेश कायस्थ का उपन्यास है, हिंदू युग में छापा है। पिछले 30 वर्ष का समय है यहाँ पे, ठीक 30 वर्ष पहले जाइए, 1990, जब मंडल, कमंडल और भूमंडल, पिछले अंक में ही इसकी समीक्षा भी की हाँ, थी जी, तो ये मंडल, कमंडल और भूमंडल, इस तीनों ने कैसी त्रासदी हमारे सामने खड़ी की, और उस त्रासदी को आज 30 वर्ष के बाद हम किस तरह भुगत रहे हैं, इसको बहुत ही रोचक तरीके से उपन्यास हमारे सामने रखता है। जी, तो राकेश जी, अगर आप इसकी चर्चा ना करते तो मैं चर्चा करने वाला था, क्योंकि ये उपन्यास मैंने पढ़ा है और मैं बहुत इससे मुतासिर हूँ। मुझे बहुत अच्छा उपन्यास लगा, कसा हुआ, बारीकी से सामाजिक मनोविज्ञान को प्रदर्शित करते हुए। हमें समझना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा, आप दोनों का रिकमेंडेशन मैंने देखा नहीं है। जी जी, बिल्कुल। तो ये जो 6-7 उपन्यास हैं, मुझे लगता है संजीव जी की सूची में इसको भी हमें जोड़ना चाहिए। और बिल्कुल हम किसी रेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी पढ़त में जो चीजें महत्वपूर्ण गुजरी हैं किन्हीं कारणों से, उनकी एक सूची कह लीजिए हम लोग साझा कर रहे हैं। संजीव जी, हालांकि समय बहुत सीमित है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इनमें दलित साहित्य और स्त्री लेखन दोनों की तरफ से भी कुछ अगर प्रविष्टियां हो जाती तो अच्छा रहता। हालांकि जया जादवानी का नाम लिया है आपने, जया जादवानी और प्रहलाद चंद्र दास की बात हुई। जी बिल्कुल, मैं जिक्र करना चाहता था मुकेश जी, वो बात रह गई। असल में एक उपन्यास जो अभी आना है, लेकिन जिसके अंश बहुत सारी पत्रिकाओं में आ गए हैं, मेरा ख्याल है कि लगभग 26-27 अंश आ चुके हैं। रत्न कुमार सांभरिया का सांप। ये रत्न कुमार सांभरिया दलित लेखक हैं और दलित समाज को लेकर लिखते रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा उपन्यास है जिसमें कि कलंदरों और सपेरों और भालू नचाने वालों, इनका जो समुदाय है उसके साथ बहुत लंबे समय रह के और शोध करके लिखी गई चीज मुझे लगती है ये। तो इसीलिए जो जो अंश मैंने इसके पढ़े हैं अलग अलग हिस्सों में, और मेरा ख्याल है कि पिछले हंस में उसका एक हिस्सा कहानी के रूप में भी आया हुआ है, वो सब गजब के हैं। और इनको मिलाकर मेरे मन में एक उपन्यास की जो छवि बन रही है, जिसको कि आगे आना है किसी वक्त में, शायद 2 महीने 4 महीने में, मुझे लगता है कि वो इस तरह के हाशिए के समाज का एक बहुत प्रामाणिक दस्तावेज होने जा रहा है। जी, तो ये मेरे ख्याल से उपन्यास के क्षेत्र में एक उपलब्धि हो रही है। जी, तो अब आते हैं कथा संग्रह, कहानी संग्रह पर। उसकी सूची आपकी कैसी बन रही है संजीव जी? देखिए, कहानी संग्रहों वाले में एक समस्या मुझे खाली लगती है, वो ये कि कहानियां पहले छप जाती हैं, संग्रह बाद में आता है। संग्रह तो असल में उनको एक जिल्द में लाने का उपक्रम भर है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण कहानियां आई हैं उनका भी हम नामों ले। बहुत सही, बहुत सही कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं संग्रहों में प्रियदर्शन के संग्रह का नाम लूंगा, हत्यारा और अन्य कहानियां। और इसमें कई कहानियां हैं, हाँ, कई कहानियां हैं जो मेरी पसंदीदा हैं। एक तो शीर्षक कहानी जो हत्यारा है, इसके अलावा सलीम भाई, काश आप हमारे एडिटर होते,
और एक मॉल शीर्षक कहानी है, एक बुलडोजर है। ये सब यादगार कहानियां हैं। और मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाऊं कि ये जो हत्यारा कहानी है वो संभवतः पहले आ चुकी होगी, संकलित तो इस वर्ष हुई, लेकिन इसी शीर्षक से वैभव सिंह की कहानी इस वर्ष आई है, जो समालोचन ब्लॉग स्पॉट पर आप देख सकते हैं। अभी और अभी 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 इसी शीर्षक से दोनों कहानियां हैं, और दोनों कहानियां जो भगवा हत्यारापन विकसित हो रहा है हमारे समाज में, उस पर केंद्रित हैं। उसी की बात करती हैं दोनों कहानियां। दोनों अलग अलग तरीके से बात करती हैं। एक कहानी गांधीवादी तरीके से उसका उपचार सुझाती है, और दूसरी कहानी यह दिखलाती है कि एक व्यक्ति जो हत्या करने गया था और जिसकी हत्या होनी है उसकी आंखें देखकर वो कर नहीं पाया, वो कैसे इस तरह के भाषणों को, जो अभी अभी धर्म संसद में हुआ भाषण है, ऐसे भाषणों को सुनकर अपराध बोध से निकल जाता है, और उसको लगता है कि जब दुनिया में इतने भाषण पब्लिकली दिए जा रहे हैं हत्या को लेके, तो मैं ही क्यों अपराध बोध पालूं। तो एक तो ये संग्रह है। दूसरा विपिन कुमार शर्मा का दिन ढले की धूप, ये खासतौर से जो शीर्षक कहानी है ये मुझे विशेष रूप से पसंद है। वैसे इसमें 5 लंबी कहानियां हैं, और शीर्षक कहानी की विशेषता है कि एक बच्चे की निगाह से, जो उठौआ ब्याह कहते हैं जिसको, जिसमें अपहरण करके शादी की जाती है, उसमें पकड़ुआ ब्याह, जी जी उसमें जी लड़की की क्या दशा होती है, इसको एक बच्चे की निगाह से दिखलाया गया। बहुत मार्मिक कहानी है। एक और संग्रह का जिक्र करना चाहूंगा, जो वरिष्ठ कहानीकार नीरज सिंह का संग्रह है, उसका फैसला। नीरज सिंह 80 के दशक में जनवादी कहानीकार के रूप में उभरे थे, और आप ये जो इनकी 2000 और बाद की कहानियां पढ़ेंगे, इससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे जनवाद को भी अपनी पुनर्परिभाषा करनी पड़ी है। कहाँ हम मजदूर किसान इनकी लड़ाई लड़ने को ही जनवाद मानते थे, और कहाँ नवोदारवाद के बाद हालात ये हैं कि हम बनाने की नहीं बल्कि बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली व्यवस्था ने जो चीजें हमें दी थी, हमको किसी तरह बचा लें, हम इसकी लड़ाई में लगे हुए हैं। तो नीरज सिंह का संग्रह इस दृष्टि से मुझे उल्लेखनीय लगता है। और कहानियों में मुझे बस एक का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि राकेश को फिर वक्त नहीं मिल पाएगा। अभी अभी आलोचना में योगेंद्र आहूजा की कहानी आई है, डॉक्टर जीवागो। मैं योगेंद्र आहूजा को आमतौर पर कहानीकारों की श्रेणी में बहुत ऊपर मानता हूँ, और मतलब एक तरह का, एक तरह का फर्क है, बहुत बड़ा गैप है। तो योगेंद्र आहूजा की ये कहानी फिर ये साबित करती है कि वो अपना फर्क बनाए हुए हैं, और एक बहुत अलग तरह के कहानीकार हैं। तो निश्चित तौर पर यही कुछ खास। अब राकेश पूरक के रूप में सारी बातें बता सकते हैं। राकेश नहीं, बिल्कुल, जो पहली बात संजीव जी ने कही वह मेरे मन की ही बात है कि कहानी संग्रह दरअसल वर्ष विशेष की रचना होती नहीं होते हैं जी। फिर भी कुछ वैसे कहानी संग्रह, कुछ ऐसे कथाकारों के संग्रह कहीं आए हैं हमारे सामने, जो पत्र पत्रिकाओं में कभी उनकी कहानियां मैंने कम से कम नहीं देखी थी उस तरह से। तो मुझे लगता है कि पहले मैं उन 2-1 संग्रहों को रेखांकित करूं जी। अरुणाचल की एक कथाकार हैं जमुना बिनी। तो जो अरुणाचल का जनजीवन है उसको लेकर मुझे लगता है फर्स्ट हैंड अनुभव उसका जो है हिंदी कहानी में मुझे पहली बार दिखाई पड़ा। उनका संग्रह आया है अयाचित अतिथि और अन्य कहानियां, और प्रकाशक भी देखिए ये समय साक्ष्य नाम के एक प्रकाशक है देहरादून की। तो इस दृष्टि से इस संग्रह को पढ़ा जाना चाहिए। इस संग्रह की एक कहानी जो संग्रह में भी मौजूद है और पिछले दिनों कथा संवेद में मैंने खुद छापी है, बांस का फूल, वह कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसे संकट के समय में जब हम कोरोना का संकट देख रहे हैं, देखते हैं कि कैसे हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ऐसी चुनौतियों के बीच, लेकिन दूसरे तरह की ऐसी कोई चुनौती उस जनजीवन की है, वहां पे कैसे 2 लोग पास आ जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं और वहां का ऐसा जनजीवन जो हमने नहीं देखा है, उसको दिखाने का वह प्रयास करता है संग्रह। वहीं पर एक दूसरा संग्रह आया है गणासा गुरु की शपथ। ये कुंदन यादव नाम के एक कथाकार हैं, इनकी कहानियां मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, पता चला ये कहीं अधिकारी हैं। लेकिन एक जो सामान्य हमारी समझ होती है और सामान्यतः कहानियां वैसा करती भी हैं कि जो अधिकारी वर्ग के कथाकार हैं वो किन्हीं कारणों से जो व्यवस्थागत जो दिक्कतें हैं, जो व्यवस्था की फांके हैं, उसके तरफ वो इशारा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह संग्रह उसका प्रतिलोम है। बनारस की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानियां हैं, लेकिन जब उसके भीतर आप प्रवेश करते हैं तो देखिए, मुझे लगता है कि कथाकार के उस साहस को भी रेखांकित करना चाहिए कि जो व्यवस्था के भीतर रहते हुए, मैं नहीं जानता कि इसको इस तरह रेखांकित करना भी कितना किसी के लिए महंगा पड़ सकता है, लेकिन व्यवस्था के भीतर रहते हुए व्यवस्था की फांकों को दिखाने वाली यह किताब मुझे महत्वपूर्ण लगती है। लेकिन कथा की कला को मापने का ये मानदंड नहीं हो सकता।
बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कथा के अपने मानदंड हैं, कथा को मापने के, उनकी रक्षा करते हुए यदि व्यवस्था के भीतर रहने वाला व्यक्ति व्यवस्था की खामियों को आपके सामने उजागर करता है तो उस चीज को जरूर रेखांकित किया जाना चाहिए। जी जी कात्यायनी का एक संग्रह इधर आया है, बहुत पहले कुछ कहानियां उन्होंने लिखी थी, क्योंकि ईश्वर चंद्र सागर ईश्वर नहीं था। यह रुद्रादित्य प्रकाशन ने छापा है। जी इधर अंतिका प्रकाशन ने पिछले दिनों 10 कहानीकारों का एक सेट लाया है, जिसमें जो महत्वपूर्ण किताबें मुझे लगती है वो है गुलाबी नदी की मछलियां सिनेवाली का संग्रह है, नवनीत नीरव का पहला संग्रह है दुखांतिका, विपिन कुमार शर्मा के संग्रह की बात संजीव जी ने कर ही दी है। प्रकाश कांत का एक नया संग्रह आया है, शायद जी बसंत में पतझड़ या पतझड़ में बसंत, इस तरह का कुछ नाम है, जी वो भी एक महत्वपूर्ण है। अब मैं कुछ कहानियों की बात कर लूं। मेरी सूची में जो सबसे पहली कहानी थी उसका बहुत अच्छी तरह से जिक्र संजीव जी ने किया, योगेंद्र आहूजा की कहानी का। इधर जो बहुत एक ही प्रवृत्ति संक्षेप में दिखाई राकेश जी, पड़ती, समय वक्त बिल्कुल, खत्म हो रहा है, बहुत हाँ, संक्षेप जी। बस मैं खत्म करूं कि एक जो बहुत जो ऐसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि निकट यथार्थ को रचना में ढालने की हड़बड़ी, लेकिन उस हड़बड़ी के बीच भी उस बेचैनी को कोई पकड़ सकता है, जो यति यथार्थ जिसे संजीव जी ने कहा है, वो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये कहानी है। इसके अतिरिक्त मैं देखूं तो हंस में प्रकाशित इनकी प्रमोद कुमार राय की कहानी कंपनी की बीवी, कथा संवेद में मैंने प्रकाशित की निर्वसन रश्मि शर्मा की, ये कहानियां भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। और एक आखिरी बात कि पिछले दिनों रेणु जन्म शती मनाते हुए मैंने कथादेश का एक अंक संपादित किया और हमने रेणु की 5 कहानियों को फिर से लिखवाया है। ये कहानियां कई दृष्टियों से, ये जो 50-55 साल का फासला बीच, उसको बहुत खूबसूरती से पकड़ती हुई कहानियां हैं, जिसमें पंकज मित्र की कहानी रसप्रिया पर बज्जर गिरे, कविता की तीसरी कसम उर्फ महुआ घटवारिन को डूबना होगा, राकेश दुबे की ठेस जारी, आशुतोष की फिर पंच लाइट और शिवेंद्र की क्वीन ऑफ हार्ट्स, ये पांचों जी कहानियां मुझे लगता है उस दृष्टि से भी पढ़ी जानी चाहिए। तो बिल्कुल इस सूची में बिल्कुल। मैं इस तरह से अपने आप को जोड़ना चाहूंगा। जी, तो बहुत बहुत जी शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। दर्शकों, ये जो किताबों की चर्चा हमने की है, ये कोई पूरी सूची नहीं है। हमने कोशिश की है कि बिल्कुल, उल्लेखनीय किताबों का जिक्र हो, आप तक ये सूचनाएं पहुंचे, लेकिन इसे न तो रेटिंग मानिएगा और ना ही पूरा परिदृश्य इसमें आ पाया है। इसलिए जो लेखक और कथाकार इसमें इस चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं, जिनका जिक्र नहीं हो पाया, जिनकी रचनाओं का, वो भी इसे इस तरह से कृपया न लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद, नमस्कार। सुपरिचित कवयित्री सविता सिंह ने 2 दशक पहले आए अपने पहले कविता संग्रह अपने जैसा जीवन से ही लोहा मनवा लिया था और एक सशक्त कवयित्री के रूप में स्थापित कर लिया था। अब तक उनके 4 कविता संग्रह आ चुके हैं। वो अपनी कविताओं में कभी खुद से बातें करती नजर आती हैं तो कभी समय और समाज से संवाद करती दिखती हैं। आज वो अपने नए कविता संग्रह खोई हुई चीजों का शोक से कुछ कविताएं सुना रही हैं। नमस्कार, मैं सविता सिंह अपने नए काव्य संग्रह खोई चीज़ों का शौक से आप लोगों को आज कुछ नई कविताएं सुना रही हूँ। ये कविताएं स्वर्गीय श्री पंकज सिंह को समर्पित हैं, जो हमारे पति थे। तो ये कविताएं कुछ वैसे ही हैं। ये संग्रह इसी महीने राधा कृष्ण प्रकाशन से आया है। पहली कविता है नक्षत्र नाचते हैं। हमारी आपस की दूरियों में ही प्रेम निवास करता है आजकल, सत्यजुग कविता में। ये आंसू क्यों तुम्हारे, ये कोई आखिरी बातचीत नहीं हमारी। हम मिलेंगे ही जब सब कुछ समाप्त हो चुका होगा, इस पृथ्वी पर सारा जीवन। मिलना एक उम्मीद है जो बची रहती है चलाती इस सौरमंडल को। हमारी इसी दूरी के बीच ही तो सारे नक्षत्र नाचते हैं। हमारी इसी दूरी के बीच तो सारे नक्षत्र नाचते हैं। हमें इन्हें साथ साथ देखना चाहिए, हम अभी जहां भी हैं वहीं से। दूसरी कविता है अभी कोई बारिश नहीं हो रही। यहीं ठहरी हुई हूं कुछ देर, जो एक सांस व्यर्थ सी थमी हुई। यहीं तुम्हें आना होगा अपने पंख समेटकर।
फिर से उड़ जाने की मंशा को स्थगित करके। इस बार यही मिलन होगा हमारा। मैं नहीं जाना चाहती उस अनजान नदी के किनारे जहां तुम बुलाते हो बिना अता पता दिए। चांदनी रात है, चांदनी रात है, तुम्हारे आंगन का कुदाल चमक रहा है अब भी, मधुमक्खियों का छत्ता शांत लटका हुआ है। छज्जे के कोने में तुम्हारी चिर परिचित प्रेमिका मृत्यु नीले वस्त्र पहन साथ ही बैठी है। मैं उसे भगाने वाली हूँ अपने पांव उधार देकर। इस समय रात है, सुखी रात। इस समय रात है, सुखी रात। चंपा खिली हुई है, नींबू के फूल अपनी सुगंध से इस जगह को भर चुके हैं। हमारी 2 बेटियां फिर से जन्म ले रही हैं। तुम आओ, अभी कोई बारिश नहीं हो रही है। एक कविता है जाल। न प्रेम न नफरत, एक बदरंग उदासी है जो गिरती रहती है भूर भुरा कर आजकल। जाल। न प्रेम न नफरत, एक बदरंग उदासी है जो गिरती रहती है भुरभुरा कर आजकल। एक दूसरे की सूरत किन्हीं और लोगों की लगती है। लाल गुलाबी संसार का जिस सहजता से विलुप्त हुआ वो हमारी आंखें नहीं बता पाएंगी। हृदय की रक्त कोशिकाओं को ही इसका कुछ पता होगा। उन स्त्रियों को भी नहीं जिन्हें उसे लेकर कई भ्रम थे, जो अब तक मृत्यु के बारे में बहुत थोड़ा जानती है। वे दरअसल स्वयं मृत्यु हैं जो उस तक शक्ल बदल बदल कर आई। सचमुच मौत ने बनाया था उससे फरेब का ही रिश्ता। न प्रेम न नफरत, कायनात दरअसल एक बदरंग जाल है जिसमें सबसे ठीक से फंसी दिखती है उदासी ही। दुख का साथ। मैंने मान लिया है हमारे आसपास हमेशा दुख रहा करेंगे और कहते रहेंगे खुशियां भी आने वाली हैं, वे सहेलियां हैं, रास्ते में कहीं रुक गई होंगी, गपशप में मशगूल हो गई होंगी। वैसे मैंने कब असंख्य खुशियां चाही थी। मेरे लिए तो यही एक खुशी थी कि हम शाम ठंडी हवा के मध्य उन फूलों को देखते जो इस बात से प्रसन्न होते कि उन्हें देखने के लिए उत्सुक आंखें बची हुई हैं इस पृथ्वी पर। मेरे लिए दुख का साथ कभी उबाऊ न लगा। मेरे लिए दुख का साथ कभी उबाऊ न लगा। वे बहुत दीनहीन खुद लगे। उन्हें संवारने की अनेक कोशिशें मैंने की, मगर वे मेरा ही चेहरा बिगाड़ने में लगे रहे। मेरा चेहरा किसी फूल सा हो सकता था, खिली धूप में चमकता हुआ। शुक्रिया। यूं तो कविता कर्म एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मगर शायद ये स्वाभाविक है कि समकालीन समय के अनुभव सबसे पहले कविताओं में ही दर्ज होते हैं। सन 2021 की महामारी और फिर उससे पैदा हुई त्रासदियां इसीलिए कविताओं में सबसे ज्यादा प्रतिबिंबित हुई। सन 2021 में कविताओं की दुनिया में और क्या क्या हुआ बता रहे हैं कवि, कथाकार और पत्रकार प्रियदर्शन। प्रियदर्शन जी, सबसे पहले तो आपका ताना बाना में स्वागत है और आपको नए साल की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। हाँ, तो प्रियदर्शन जी, मेरा सवाल ये है कि ये साल कविताओं के लिहाज से कैसा रहा? हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी ने पूरे समाज को विचलित कर रखा था, परेशान कर रखा था। सामाजिक आर्थिक दोनों तरह के उद्वेलन थे समाज में और राजनीतिक स्तर पर भी बहुत सारी बेचैनियां पैदा हुई है इस साल। तो इन सब चीजों ने हमारे कवियों को किस तरह से प्रभावित किया? मुकेश जी देखिए, मतलब ये सच है कि एक साल में कविताएं नहीं बदलती हैं, उनका एक सिलसिला होता है। लेकिन इत्तेफाक से ये जो 2020 और 21 के साल रहे हैं हमारे लिए, मतलब एक महामारी का तो रहा ही है साल, लेकिन कई तरह के वायरस, एक वायरस कोरोना की पहचान तो हो गई, लेकिन जो नफरत का वायरस, जो परस्पर घृणा का वायरस, जो राजनीतिक साजिश और प्रपंचों का वायरस इस साल हमने देखा अपने आसपास, वो अपने ढंग से भीषणतम था।
कोरोना से तो हम बच जाएंगे, निपट लेंगे, लेकिन इन तमाम वायरसों से कैसे निपटेंगे, ये एक सवाल है। और निश्चित तौर पे जो ये 2 वर्ष रहे और ये साल रहा है, जब कोरोना की दूसरी लहर के बीच हमने बिल्कुल गिरती हुई लाशें देखी, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ते लोग देखे, नदियों में बहाई जाती लाशें देखी, तो कविताओं को इससे प्रभावित तो होना था। बल्कि वो कवि भी जो अपने आप को मतलब आमतौर पे सामाजिक समकाल से काटे रहते हैं, उनको भी इस प्रक्रिया ने विचलित किया। लेकिन और इस साल कई संग्रह ऐसे आए हैं, साझा संग्रह, जिनके पीछे कोरोना के अनुभव का, लॉकडाउन के दौर का और राजनीतिक और सामाजिक तौर पे एक बहुत बड़े वर्ग के अकेले छोड़ दिए जाने का दर्द है। मैं 2 संग्रहों की चर्चा आपसे करूंगा अभी तत्काल, निश्चित तौर पे आए होंगे। एक संग्रह पैदल इंडिया है। ये देवेंद्र आर्य का संग्रह है, जो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा संग्रह है। बहुत अच्छे गीत, बिल्कुल देशज भाषा, देशज जुबान में, और कुछ कविताएं इसमें पहले की भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लॉकडाउन का दौर था, जो इस दूसरे दौर में सरकारी और प्रशासनिक अमले की उदासीनता का दौर था, लापरवाही और मौतों को छुपाने का दौर था, इन सब पे वहां बड़ी अच्छी रचनाएं हैं। एक दूसरा संग्रह विमल कुमार का मुझे ख्याल आ रहा है, मृत्यु की परिभाषा बदल दो। मतलब विमल कुमार पहले भी अपने राजनीतिक विचारों के लिए जाने जाते हैं। ये बिल्कुल अभी तुरंत आया संग्रह, मेरा ख्याल है दिसंबर में ही ये प्रकाशित हुआ है। और कहाँ से प्रकाशित हुआ है, ये आपस एक नया प्रकाशन है शायद, या कम जाना माना प्रकाशन है, उसकी ओर से है। आप याद करेंगे कि जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगातार मौतें होती रहीं, तो पहले इन मौतों से इनकार किया गया, फिर कहा गया कोरोना से हुई मौतें नहीं है, फिर ऑक्सीजन की कमी से मौतों की बात सामने आई तो कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं है। अभी तक सरकारें जैसे उन पे पर्दा डाले रखे हुए हैं, उनको इन लाशों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो विमल कुमार ने बाकायदा इन मौतों की चर्चा की, और मृत्यु की परिभाषा बदल दो, ये कोई अस्तित्ववादी पंक्ति नहीं है, ये हमारे समय के राजनीतिक यथार्थ पे एक टिप्पणी है। और मैं बस 4 पंक्तियां उनकी इसमें शामिल कर रहा हूं। हम मौत की ट्रेन, एक कविता है मौत की ट्रेन। जब विभाजन के समय, मुझे याद आता है कि जब ट्रेनें शवों से भरकर आ जा रही थी, तो उस समय पेशावर एक्सप्रेस जैसी कहानी कृष्णचंद्र ने लिखी थी। हम सब बैठे हैं मौत की ट्रेन में, ये ट्रेन कहाँ जाएगी, रुकेगी कहाँ, किसी को कुछ पता नहीं। मौत की ये ट्रेन सीटी भी नहीं बजाती है, चुपचाप चली जा रही है। तो अगर इस अवसाद से हमारी कविताएं निकल रही हैं, इस वेदना से हमारी कविताएं निकल रही हैं, तो एक तो कोरोना काल ने नया दर्द, तकलीफ को समझने की नई ताकत और अपने राजनीतिक प्रपंच को समझने का एक और अवसर मुहैया कराया है, जो इस दौर की कविताओं में दिखता है। प्रियदर्शन जी, फिर इस साल के अगर हम लोग कविता संग्रहों पर आ जाएं, प्रमुख कविता संग्रह कौन से थे, वरिष्ठ कवियों ने क्या लिखा, युवा कवि क्या लिख रहे थे, कौन से संकलन है जो इस साल को रेखांकित करते हैं? देखिए, इस साल मतलब जो अनुपस्थित हो गया तत्काल मुझे उसका ख्याल आ रहा है, और जो आने वाला है उसका भी ख्याल आ रहा है। मतलब पिछले साल दिसंबर के महीने में ही हमने मंगलेश डबराल को खोया, उसके कुछ पहले विष्णु खरे चले गए, हमारे बहुत सारे कवि लेखक मित्र पिछले साल चले गए। तो एक तरह के खालीपन की स्थिति हिंदी कविता में बन रही है। जो पुरानी पीढ़ी है उनके कवियों में देखें तो मतलब जिसको हम मंगलेश डबराल, आलोक धनवा और वीरेन डंगवाल और इन सब की यात्रा का अगला चरण मानते हैं राजेश जोशी की कविताएं, उनका एक संग्रह उल्लंघन आया इस साल, जो अपने आप में महत्वपूर्ण संग्रह है। सविता सिंह का बिल्कुल एक नया संग्रह है, खोई चीजों का शौक। सविता जी अपने स्त्रीवाद संबंधी विचारों के लिए और बहुत सुस्पष्ट वैचारिक धार की कविताओं के लिए जानी जाती हैं। तो उनका संग्रह है खोई चीजों का शौक, जो निश्चित तौर पर अपने ढंग से पढ़े जाने की मांग करता है। एक तीसरी किताब आवाज अलग अलग है। ये विनोद पदरज का कविता संग्रह है, वो भी सीनियर कवि हैं। और विनोद पदरज की एक खूबी ये है कि जो लोक जीवन हमारे यहाँ से धीरे धीरे
शहरीकरण की, औद्योगिकरण की और बदलते दौर के उत्पाद के तौर पे, जिसमें सबसे ज्यादा लोक तत्व दांव पे पड़ा है, तो उस लोक जीवन को लौटाने वाली कविताएं विनोद पदरज के यहाँ मिलती हैं। तो तत्काल अगर वरिष्ठ मतलब और भी लोग आए होंगे और भी कविताएं, जैसे कहते कहते मुझे याद है रमेश चंद्र शाह का भी एक संग्रह इस साल आया है, एक वागीश शुक्ल का भी संग्रह शायद आया है, लेकिन ये संग्रह जो मेरी निगाहों से गुजरे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। एक संग्रह जो युवा वाजपेयी का कवियों भी की बात, एक संग्रह आया है थोड़ा सा उजाला, जिसमें उनके कभी कभार के लेख भी हैं और कविताएं भी हाँ हैं, हाँ एक हाँ मिला हाँ जुला हाँ संग्रह हाँ है। हाँ, अच्छा हाँ, उस ढंग से तो एक तरह का वो पुराना संग्रह ही कहेंगे उसको, बल्कि उनकी एक और किताब आई है जो कविता संबंधी उनके विचारों पे है, लेकिन वो शुद्ध कविता संग्रह, और इस साल के कविता संग्रह में अगर वो प्रकाशन वर्ष हो तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसको आप शामिल कर सकते हैं। जी युवा कवियों की जो बात की आपने, एक संग्रह जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जो नहीं आया, वो असद जैदी का है। असद जैदी निश्चित तौर पे अभी की हिंदी कविता की सबसे मार्मिक आवाज है। वीरेन डंगवाल और मंगलेश डबराल के जाने के बाद जो सबसे कातर स्वर हमें अपनी मनुष्यता का, अपने खोती हुई पारिवारिकता का सुनाई पड़ता है, वह असद जैदी क्या है। उनका एक संग्रह आने वाला था, जब आएगा तब आएगा। संग्रहों से पहले मैं एक और कविता की चर्चा करना चाहूंगा। मैंने ये सुना है कि वो कविता भी पुस्तकाकार राजकमल से आ रही है, देवी प्रसाद मिश्र की कविता। जी देवी प्रसाद मिश्र की एक लंबी कविता इस साल आलोचना में छपी है, और निश्चय ही वो कविता कई कविता संग्रहों पे अकेले भारी है। हमारा दौर महाकाव्यों का दौर नहीं है, और महाकाव्यों में जो एक महलनुमा उदात्तता होती है, जो उनका एक बहुत भव्य स्थापत्य होता है, वह नहीं, लेकिन एक तरह का महाकाव्यात्मक दर्द, एक तरह की महाकाव्यात्मक उदात्तता इस कविता में देवी प्रसाद मिश्र ने हासिल की है। वो बिल्कुल जैसे वो हमारी पीढ़ी का या हमारे आसपास की पिछली आधी सदियों का आख्यान है। वो कहीं से शुरू करते हैं, बचपन में किन चीजों से, किन किताबों को पढ़ते हुए बड़े हुए, वो निराला का भी जिक्र करते हैं, वो दूसरों का भी जिक्र करते हैं, इस दौर तक आते हैं, इस दौर की टूटन को, इस दौर की बेचारगी को, इस दौर के जो बहुत सारे प्रपंच हैं उनको वो लंबी कविता बहुत करीने से पकड़ती है। तो वो कविता मेरे हिसाब से इस साल की देवी प्रसाद मिश्र द्वारा दी गई हिंदी साहित्य को अपने ढंग से एक उपलब्धि है। जी तो वो मैं उसकी बिल्कुल शुरुआती पंक्तियां पढ़ देता हूं, सिर्फ उसको ये बताने के लिए कि क्या अंदाज है। जिधर कुछ नहीं उस कविता का नाम है, उस लंबी कविता का। जब भाषा टोल और सर्वानुमति के दो ध्रुवांतों में नष्ट हो रही थी, वृत्तांतों के उजाड़ में एक और बोली खोजने का बियाबान था मैं। मोहम्मद रफी को गाते हुए और इब्ने सफी को पढ़ते हुए मैं बड़ा हुआ था। विनोद हामिद और कासिम की भी हंसते हुए हत्यारों को खोजने की सूझ और प्रतिभा से आप्लावित। बारिश में भीगते हुए विटामिन B12 और धूप में घूमते हुए D3 मुझे मिलता था। मैं परिवार, ईश्वर, स्कूल और सृष्टि से नाराज रहता था। अपराध की खोज में नींद में घूमती निरुपायता, संशय निर्भयता अंतःकरण की, व्यथा बहिष्कार की, तबाह होते समाज की आत्मकथा, डूबते जहाज का अजूबा, अडूबा मस्तूल में, सत्ता अनुकूल नहीं नागरिक प्रतिकूल। मैं वाह इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, लेकिन ये पता चलता संगीत मेरी बेदखली और उजाड़ था। छूट गए रुके हुए रेलगाड़ी के डिब्बे को देखती हुई माँ को देखते हुए जी मेरा डर बड़ा हुआ था। जी तो ये बहुत बड़ी कविता है अपने आप में, और एक तरह की जिसको हम बार बार कहते हैं कि कविता का मर्म कैसे जाना जाए, शब्दों के बीच के शब्दों के जंगल में रास्ता बनाते हुए उस रोशनी तक कैसे पहुंचा जाए जो हमारे भीतर जलती है, हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। देवी प्रसाद मिश्र ने इस कविता में ये संभव किया है। एक संग्रह जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं हुई है, और जो मैं मानता हूं कि इस दौर का वो बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है, वो है शिव प्रसाद जोशी का। शिव प्रसाद जोशी का संग्रह है रिक्त स्थान और अन्य कविताएं। शिव प्रसाद जोशी पत्रकार के तौर पे और मृदु लेखक के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन उनका पहला संग्रह और उसकी भूमिका असद जैदी ने लिखी है। भूमिका लिखने से नहीं,
लेकिन मिथ कथन के भीतर कितनी तरह की संभावनाएं हैं। हम सब जानते हैं कि जो असली कविता होती है वो बड़े आलापों में नहीं होती है, वो बिल्कुल मेघ गर्जना में नहीं होती है, वो मिथ कथनों में, सन्नाटों में, चुप्पी में होती है। अक्सर सन्नाटे और चुप्पी को बहुत संशय से देखा जाता है कि कविताएं तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसके बीच भी वो कैसे बोलती हैं, कैसे उनके अर्थ निकलते हैं, रिक्त स्थान और अन्य कविताएं में ये बात दिखाई पड़ती है। जी। एक बहुत अनुज छोटी सी लुगुन का कविता। भी कविता संग्रह आया है और कुछ और बाबूशाह हाँ, कोहली का कविता संग्रह बिल्कुल चर्चा बिल्कुल, में था। हाँ, दो संग्रह जो आदिवासी जीवन के, अनुज लुगुन का, तत्काल में उसका नाम भूल गया, लेकिन एक संग्रह अनुज लुगुन का और दूसरा पूनम वासम का जो वाणी प्रकाशन से आया है। दोनों बहुत अच्छे संग्रह हैं और निश्चित तौर पर उनकी कविताएं जो हम लोग सोशल मीडिया पे इधर उधर पढ़ते रहे हैं बहुत अच्छी हैं। बाबूशाह कोहली का संग्रह आया है जो बिल्कुल हाल में आया है, उसका नाम है तट से नहीं पानी से बंधती है नाव। खास बात यह है कि इसको हिंदी युग में छापा है, जो आमतौर पे गद्य छापने के लिए जाना जाता है और थोड़ा लोकप्रिय साहित्य छापने के लिए जाना जाता है। तो बाबूशाह कोहली निश्चित तौर पे पिछले 5-10 वर्षों में या 7-8 वर्षों में उभरी एक ऐसी कवित्री हैं जिनको हिंदी पाठकों ने हाथों हाथ लिया है और हिंदी युग से इस संग्रह का आना इस लिहाज से एक परिघटना है कि हम कविता को पहली बार एक लोकप्रिय, मतलब मैं उस कविता, साहित्यिक कविता की बात कर रहा हूँ, लोकप्रिय मंचों वाली कविता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुद्ध साहित्यिक कविता को पहली बार मैं ऐसे प्रकाशन मंच से आम पाठकों के बीच जाते हुए देख रहा हूँ जहां मुझे लगता है कि कविता को बड़ी तादाद में पाठक मिलेंगे। अभी आपने अनुज लुगुन के कविता संग्रह की बात करी थी, वो पत्थलगढ़ी नाम है उसका। हाँ, पत्थलगढ़ी, उसकी पत्थलगढ़ी, 3 बिल्कुल लाइन मैं बिल्कुल, पढ़ हाँ, देता हूँ संक्षेप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे हाँ, मेरी नागरिकता दे दो, मुझे मेरी हाँ, अस्मिता दे दो, मानचित्र की उलझी रेखाओं में नहीं, आदमी हाँ, होने की परिभाषा में मुझे नागरिकता दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और अनुज लुगुन को याद है कि भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार जब मिला था तब भी, तो इस आदिवासी दौर, मतलब जो अस्मितावादी दौर है जिसमें ये आदिवासी स्वर बड़ी तेजी से मुखरित हुआ है, बोलते बोलते मुझे ख्याल आ रहा है कि जसिंता किरकिट्टा का भी एक संग्रह आने वाला है। और एक कविता जब आपने, मैं पूनम उसकी वासम की कविता सुनाना चाहूंगा आपको। उनका संग्रह आया है, उसका भी नाम मैं बताता हूँ, वो ये तुरंत याद आ जाएगा उसका नाम, एक मिनट, सॉरी, मछलियां गाएंगी एक दिन पंडुम गीत। और उनकी कविता का आस्वाद देखिए, बिल्कुल लगेगा कि अनुज लुगुन की कविता का दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। तुम कब समझोगे कि तुम्हारे गुरूर के तने हुए सौगौन वृक्ष के नीचे से जड़ों को चूमते हुए धरती के नीचे बहुत बार चुपचाप गुजर जाती है एक नदी। तुम्हारा इतराना हमारे लिए एक सामान्य सी बात है, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा सारा हरापन हमारा दिया हुआ है। ये जो एक आदिवासी अस्मिता बोध का बयान है, जो इसके पहले हमें कई और कवियों में नहीं मिलता है। बेशक आदिवासी अस्मिता बोध की कविताएं हैं, रामदयाल मुंडा एक दौर में उसके बड़े कवि रहे और बीच में उनकी कविताएं हम लोग पढ़ते रहे, जो गोड्डा की कवित्री हैं, खैर तो अभी उसका नाम फिर मैं भूल रहा हूँ। लेकिन ये जो संग्रह है पूनम वासम का, निश्चित तौर पर अच्छा संग्रह, और पत्थलगढ़ी जो है अनुज लुगुन का, उसको याद किया जाना चाहिए। इसके अलावा चूंकि भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार का ख्याल आया, स्त्रियों के, युवा लड़कियों के कविता संग्रह बहुत आ रहे हैं। एक जो फर्क मैं देख रहा हूं ये है कि 20-25 साल पहले हमारे पास गद्य लिखने वाली महिलाएं बहुत थी। मतलब कृष्णा सोबती को याद करते हैं, मन्नू भंडारी को याद करते हैं, मृदुला गर्ग है, चित्रा मुदगल है, मैत्री पुष्पा हैं, और बहुत सारे, ममता कालिया हैं, राजी सेठ हैं, उषा प्रियंवदा हैं। लेकिन इस पाए की कवित्रियां आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं। महादेवी वर्मा के बाद सीधे वो परंपरा जैसे गगन गिल और अनामिका और कात्यायनी और इन कवित्रियों से जुड़ती है। सविता सिंह को आप उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन इधर के वर्षों में अचानक स्त्री कविता में एक विस्फोट हुआ है और
कई बार मुझे कहने की इच्छा होती है कि जो मुख्य धारा की कविता है दरअसल वो स्त्री कविता ही है। हम लोग बाबूशाह कोहली के संग्रह की हमने चर्चा की। इस साल पहली बार भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार किसी किताब को दिया गया है और वो अनामिका अनु की किताब है इंजी करी। तो इंजी करी भी अपने आप में एक अच्छा संग्रह है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे जो पहली बार लिखने वाले या जिनके संग्रह पहली बार आए सामने, कवियों के संग्रह सामने हैं। स्मिता सिन्हा का बोलो न दरवेश इन दिनों चर्चा में है। फिर सोनू यशराज जयपुर की कवित्री हैं, उनका पहली बूंद नीली थी। मैं ऐसे नाम बस ले रहा हूं बताने के लिए कि स्त्री कविता का विस्फोट कितना गजब है। असुविधा के लिए खेद है, ये रूपाली सिन्हा का कविता संग्रह है। 40 पार की औरत कलावंती सिंह पुरानी कवित्री हैं, लेकिन उनका पहला संग्रह आया है। तो ये सारी चीजें एक साथ हमारे समय में घटित हो रही हैं। जी प्रियदर्शन जी, जो चूंकि समय कम है इसलिए हम चर्चा को यहीं विराम देंगे, लेकिन हाँ, मैं हाँ, अपने हाँ। दर्शकों को बता दूं कि हमने इस कार्यक्रम में कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जो चर्चित कृतियां हैं उनकी बात कर ले, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम उनको सबको यहाँ बिल्कुल बिल्कुल समावेश उनका कर पाए हों। इसलिए हाँ। इसे जिनके संग्रह शामिल नहीं हो पाए हैं उसे वो अन्यथा न ले। उनकी कृतियां भी हाँ। महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन ये हमने कम समय में जितना कुछ हो सकता था उसको संजोया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शन जी शुक्रिया इन तमाम शुक्रिया। कृतियों के बारे में बातचीत करने के लिए। हम जानते हैं कि ये बहुत ही श्रम साध्य काम है और इतने सारे संग्रहों को खंगालना और उनमें से बेहतर की बात करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया धन्यवाद। शुक्रिया। ताना बाना में लगातार हमारी ये कोशिश रहती है कि हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी जो कुछ महत्वपूर्ण घट रहा है, रचा जा रहा है, उसके बारे में भी आपको जानकारियां देते रहें। इसी क्रम में उर्दू के कथाकार और समालोचक प्रोफेसर खालिद जावेद आज हमें बता रहे हैं कि सन 2021 में उर्दू अदब की दुनिया कैसी रही। ताना बाना में आपका स्वागत है प्रोफेसर खालिद, और नया साल आपको मुबारक हो, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं भी। आपको भी। मेरा पहला सवाल ये है कि ये बताएं कि हिंदुस्तान का जो उर्दू लिटरेचर रहा है पिछले साल 2021 का, उसमें क्या खास बातें रही हैं? कोई नया ट्रेंड देखने को मिला है या जो पुराना ढर्रा था उसी पर चल रहा है? क्या नई चीजें देखने को मिली हैं? बहुत हलचल रही है पिछले साल, क्या उन हलचलों का भी कुछ असर लिटरेचर पर दिख रहा है? जी बिल्कुल, 2021 बहुत ही क़यामत खेज़ साल या वर्ष बन के आया। 2020 भी आधा ऐसे ही गुजरा। तो जाहिर है कि मगर लिटरेचर में तो जो बुरे से बुरे हालात में भी लिटरेचर में एक ऐसी ताकत और साहित्य में एक ऐसी ताकत होती है कि जितने बुरे हालात होते हैं उतने बुरे हालात में भी वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता बना लेता है। मैं मानता हूँ कि साहित्य का काम तो दलदल में चप्पू चलाने जैसा है। आप दलदल में हमेशा ही कश्ती जो है आपकी वो दलदल में चलती है। तो उस एतबार से कुछ किताबें 3-4 किताबें जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम आई हैं और जो हमारे वक्त की ज़रूरत थी इस वक्त, उसमें पहली किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो किताब है कि उर्दू के गैर मुस्लिम शोरा और अदबा। ये प्रोफेसर आपके शहजाद अंजुम साहब की किताब है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हेड हैं। इनका कारनामा इस किताब का ये है कि इन्होंने उर्दू के तकरीबन 100 ऐसे शायर और ऐसे राइटर जो कि मुस्लिम नहीं है और उनका पूरा अहवाल, उनके पूरी कवायद और उनका तस्करा किया है और उनकी जो अदबी खिदमात हैं उनका बहुत तफसील से जायजा लिया है। और ये सिलसिला इनका शुरू हो जाता है पंडित दयाशंकर नसीम, दुर्गा सहाय और सुरूर जहांबादी, पंडित बीरज नारायण आपके चकबस और फिराक गोरखपुरी से लेके कामना प्रसाद तक तकरीबन 100 लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कंपोसाइट कल्चर है, उसको समझने में और उसको एक बार उजागर करने में, क्योंकि ऐसी किताब इससे पहले उर्दू में आई नहीं थी, थोड़े बहुत था, लेकिन ये उनका पूरा ये कहना चाहिए कि शौक कार्य है।
रिसर्च वर्क है उनका। तो उस जी। एतबार से ये किताब मुझे इस साल आने वाली किताबों में बड़ी अहम लगती है कि ये बहुत सी गलतफहमियों को भी दूर करने का, शायद ये हमारे समय की जरूरत थी ये किताब। और उर्दू में जो ये किताब है, जी, मेरा आपने ख्याल बिल्कुल है। ठीक फरमाया कि बहुत अच्छा, सारे तो लोगों को लगता है कि उर्दू तो केवल मुसलमानों की भाषा है, बस उनकी वही मैं जुबान कहना है। चाहता तो हूँ। उस जी जी भ्रम को तोड़ती है और ये बताती है कि जो गैर हिंदू लोग थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उर्दू लिटरेचर में। जी जी जी। उसमें सब बड़े बड़े नाम हैं, जैसे राजेंद्र सिंह बेदी हैं, कृष्ण चंद्र हैं, महेंद्र नाथ हैं, मतलब सारे बड़े बड़े जो स्टालवार्ट हैं, उन सब के बारे में एक साथ बड़े से लेकर छोटे तक उन्होंने इस किताब के अंदर अहाता किया है। जी अच्छा, दूसरी किताब जो है वो शायरी की एक किताब जो है, वो गजलों की बहुत अहम किताब आई। देखो क्या क्या भूल गए हम, ये इस किताब का नाम है, देखो क्या क्या जी भूल गए हम। और ये शारिक कैफी की किताब है। शारिक कैफी ये पिछले 20 साल में उर्दू गज़ल के हवाले से भी, उर्दू नज़्म के हवाले से भी उभरने वाला बहुत ही पावरफुल मतलब नाम है ये। और ये किताब जो है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है इस साल के लिए, क्योंकि शारिक की शायरी गज़ल की रिवायत की पासदारी करने के साथ साथ अपने लिए बिल्कुल एक नया रास्ता निकालती है। ये जो गज़ल के जो क्लेशे थे, जो फरसूदा जो पूरी लफ्ज़ियात थी, उससे हट के और नए ख्याल, नए विचार, और सबसे बढ़ के ये कि खुद अपने ऊपर भी हंसते हैं। और आम तौर से गज़ल का शायर या कोई शायर जो होता है, वो थोड़ा सा ऊंचे मिंबर पे खड़े होकर बात करता है कि जैसे वो जो है वो किसी को भाषण दे रहा है, या वो किसी को कहना चाहिए कि मॉरल टीचिंग कर रहा है उसकी। लेकिन यहाँ मॉरल टीचिंग नहीं है, बल्कि अपने आप को ही निशाना बनाया गया है। तो एक अस्तित्ववादी पॉइंट है, दूसरे कह लीजिए एक जो एग्जिस्टेंशियल प्लेन है, उसमें जो हमारे चेहरों के ऊपर और संसार के चेहरे पे जो मुखौटे हैं, उनको उतारने का काम जो उन्होंने किया है, वो बड़ी कामयाबी के साथ किया है। ये बड़ी बेशकीमत किताब है, और मेरा ख्याल है कि उर्दू हल्के में इसकी जी बहुत ज़्यादा उनका नाम भी है, और इस किताब जी की जी बहुत अच्छी पजीराई हो रही है, लेकिन और होनी चाहिए। तो जी ये शायरी के हवाले से एक किताब थी। इसके अलावा तीसरी एक किताब जिसका मैं बहुत ही बतौर ख़ास जिक्र करूँगा, वो अशर नजमी बॉम्बे में रहते हैं और एक मैगजीन निकालते हैं। और हमें ये नहीं मालूम था कि वो इतने अच्छे, उनके अंदर एक इतना अच्छा उपन्यासकार छुपा हुआ है। तो उन्होंने एक नावल लिखा इस साल, जिसका नाम है उसने कहा था। जाहिर है कि ये जी जो उन्वान है कहानी का, वो एक हिंदी की सबसे पहली मशहूर कहानी जो है आपकी गुलहरी जी की, उसकी याद दिलाता है, बिल्कुल। और उससे मुतासिर होकर भी लिखा गया है। ये जो मौजू है इसका, जो इसका सब्जेक्ट है, वो उर्दू में इससे पहले आज तक आया ही नहीं। और वो जी ये है कि ये LGBTQ पे लिखा गया है। हम्म, और इस तरह से ये इतना नावल का इस वक्त अदबी हलकों में बहुत चर्चा है, इस पे वर्क हो रहा है। और पहली बार LGBTQ में एक, ये कहना चाहिए कि वो जो होमोसेक्सुअलिटी है, या और जो मतलब चीजें हैं, या जो थर्ड जेंडर वाली बात है, उसको पहली बार मैंने देखा है कि ह्यूमन एंगल के साथ उसको देखा गया है, उसकी उसकी अपनी भावनाओं के साथ, और जो उसकी अपनी जो कहना चाहिए जो सेक्सुअलिटी है, और जिससे कि उसका एग्जिस्टेंस है, जो बायोलॉजी है उसकी, जिसके ऊपर के उसका अधिकार नहीं है, उसके लिहाज से दुनिया से वो जो फर्द के और समाज के बीच में जो कशमकश होती है, जो स्ट्रगल और जो टेंशन होता है, उसको इतनी खूबी के साथ बयान किया गया है। मैंने इस नावल के बारे में कहीं लिखा था कि ये उर्दू का पोस्ट मॉडर्न नावल है, जी पहला पोस्ट मॉडर्न नावल है। क्योंकि ये जो पूरा मतलब ये LGBTQ का जो विषय है, वो हमारी पेंटिंग्स में भी आ रहा है, हमारी फिल्मों में आप देखिए तो बहुत मौजूद है, वो आजकल बाहर की फिल्मों में है, पेंटिंग में है, इवन म्यूजिक में है, डांस में, ड्रामा में, सब में है। लेकिन उर्दू के अंदर क्योंकि कुछ रिवायती मज़ामीन पे ज़्यादा बात की जाती है, तो एक उर्दू में एक तरह का, मैं इसको बिल्कुल ये मानता हूँ कि बाज़ियाना तेवर के साथ लिखा गया है, कोई परवाह नहीं की गई है। और जो मॉरल वैल्यूज हैं उनको लेके जो है वो अशर नजमी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये जो नावल है उसने कहा था, ये जी इस साल आने वाली जितनी किताबें हैं, तो फिक्शन के हवाले से ये बहुत जी अहम किताब जी है। दूसरा, इसके बाद मैं एक और नावल की बात करूंगा जिसका नाम है खुदकुशी नामा, और ये रिजवानुल हक की किताब है। और मतलब बहुत अच्छे कहानीकार भी थे वो, हैं मेरा मतलब है, लेकिन ये उन्होंने पहला नावल लिखा है, और वो भी इसी साल आई ये किताब।
और उसमें एक पूरी सोसाइटी के बीच में और एक फर्द के बीच में, व्यक्ति और समाज के बीच का जो टेंशन है, और उसमें किस तरह व्यक्ति जो है उसका हनन हो रहा है, या उसका एहतिसाल हो रहा है, या उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और वो खुदकुशी करने पे किस तरह मजबूर हो रहा है। लेकिन उसके अंदर जो वो सुसाइड नोट लिखता है, नावल में सबसे बड़ी अहमियत ये है कि वो जो सुसाइड नोट है उसके जरिए क्या जाहिर होता है, कौन सी वो हकीकत है, कौन सी वो वास्तविकता है, जो कि सुसाइड नोट से कभी जाहिर होती है और कभी नहीं होती है। तो आत्महत्या को लेके पूरी मबादियात है इसमें, उसकी पूरी एपिस्टेमोलॉजी है, बड़ा अहम नावल है ये है। और मुझे कहने दीजिए कि एक मेरे शोबे के साथी, मेरे डिपार्टमेंट के ही साथी हैं, डॉक्टर सरवल हुदा, तो उनकी एक किताब अभी आई है, रफ्तगां के सुराग में। और रफ्तगां के सुराग में मतलब ये कि जो लोग अभी दुनिया में नहीं है, तो 52-53 उन्होंने ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया उर्दू में, राइटर्स को, लेखक हैं उसमें शायर हैं, उसमें आलोचक हैं, उन सबको उन्होंने जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये किताब है, इसमें शहरयार से लेके और शमसुल्लमान फारूकी जैसे जिसे कहना चाहिए कि जो उर्दू के स्टॉलवार्ट हैं, उनके बारे में कुछ इस तरह से लिखा गया है जो अब तक जो है वो आप इस किताब को आलोचना के दायरे में भी नहीं रख सकते। तो ये बड़ी अनोखी किताब है कि जिसमें डायरी, जर्नल्स, मेमोयर्स और खाके जो स्केचेस होते हैं, उसका एक मिला जुला सा तासुर है, जिससे कि वो लोग, ये जो लोग आज दुनिया में नहीं है, उनको याद करना एक शायद बहुत बड़ा उनका कर्तव्य था, कि उन्होंने हमें एक भूला वो सबक याद दिलाया है कि जो लोग गुजर गए हैं तो उनको किस तरह याद किया जाए। तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि जो हमारी विस्मृति हो रही है, जैसा कि मिलान कुंडेरा ने कहा था कभी कि जंग जो है वो हमें भूलने के खिलाफ होनी चाहिए, जंग जो हमारी फरामोशी है उसके खिलाफ हमारी जंग होती रहना चाहिए। तो ये इस तरह की एक चीज है कि हम जो बहुत ही जल्दी जल्दी चीजों को भूलने के आदी हो गए, तेज रफ्तार हो गई है जिंदगी हमारी, तो हमें लगता है कि हमारी सोचें भी बहुत तेज हो गई हैं। तो उसमें ये किताब एक बहुत बड़ा, इस साल की आने वाली किताबों में जी खालिद साहब, मैं चाहूंगा कि अंत में आप थोड़ा सा मुझे ये भी बता दें हमारे दर्शकों को कि कहानियों में क्या हुआ है इस बार। कोई बहुत चर्चित कहानी, कुछ कहानी संग्रह, कुछ ऐसा कुछ? कहानी संग्रह तो नहीं, ये इस साल उर्दू के अंदर, इस साल की अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली, तो नावलों का दौर बहुत रहा है, उपन्यास बहुत लिखे गए। और कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे उर्दू में शायद, और चूंकि मैं थोड़ा हिंदी से भी वाकिफ हूँ, तो हिंदी में भी उपन्यास का एक बूम जो मतलब जिसको कहते हैं वो आया। तो उपन्यास में आप ये देखिए कि ये 2 उपन्यासों का मैंने आपके सामने जिक्र किया, LGBTQ वाले को, उसके ऊपर उसने कहा था का जिक्र किया मैंने, और इसका खुदकुशी नामा का। इसके अलावा हुजूर आमा नाम से एक नावल आया, वो शब्बीर अहमद हैं कलकत्ते के, वो एक तरह से जो फेमिनिस्ट एंगल है तो उसको लेके लिखा गया, अच्छा नावल है। लखनऊ के हमारे दोस्त हैं जनाब मोहसिन खान, उनका नावल आया अल्लाह मियाँ का कारखाना, बड़ा फेमस हुआ। उसमें ये कि ये जो दुनिया है पूरी, ये एक तरह से अल्लाह मियाँ का कारखाना है जिसमें ढल ढल के आदमी आ रहे हैं। तो उसमें एक बच्चा जो है वो, उसके पास कुछ सवाल है, और वो बच्चे के सवालों में सारी कहानी है। तो वो मतलब नावल आया। देखिए टॉपिक्स का मामला ये है कि कुछ लोगों ने कोविड के ऊपर भी लिखी हैं कुछ कहानियां, कोविड पे आर्टिकल ज्यादा आए हैं, बाकायदा किताब कोई नहीं आई है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं, जैसे पहली बार जो है वो हम देख रहे हैं कि जेंडर इश्यूज आ रहे हैं, या फेमिनिस्ट एंगल आ रहा है, और बहुत से, और ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसको लेके क्या पसमानदा समाज की भी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं लिटरेचर में? जी, पसमानदा समाज की, जो पिछड़े दलित हैं, उनकी आवाजें भी सुनाई पड़ रही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पसमानदा, ये जो मैंने हुजूर आमा की बात की, तो ये भी पसमानदा उसकी बात है। लेकिन चूंकि दलित लिटरेचर सो कॉल्ड, मैं आपको बताऊं कि वो उर्दू के अंदर जो एक जो तबका है उर्दू का, उसमें अगर आप ये मान लें कि भाई मतलब मुसलमानों की जबान है, जो मतलब जो कि मैं नहीं मानता, बल्कि शायद कोई भी आदमी नहीं मानेगा, तो वो तो एक हिंदू मुस्लिम मुश्तरका तहजीब की देन है, गिफ्ट है एक ये। तो उसमें चूंकि
जात का उस तरह का तसव्वुर नहीं है दलित का, हमारे यहाँ उस तरह का मामला नहीं है दलित का। तो जो आदमी का अपना तजुर्बा होता है, जो उसका अनुभव है, कह लीजिए जो तख्लीकी तजुर्बा है उसका, जो उसका क्रिएटिव एक्सपीरियंस है, उसमें मेरा ख्याल है कि दलित डिस्कोर्स उतने जोर शोर से तो नहीं है। लेकिन जो दलित के अंदर अगर आप उसको माशी तौर के ऊपर अगर आप दलित समझें, इकोनॉमिक पॉइंट है उसे दलित समझें, या अगर औरतों की जो एक स्थिति है उसको भी आप अगर उस तरह से समझें कि भाई थोड़ा सा पसमानदा है ये, तो उस हिसाब से बहुत कहानियां लिखी गई हैं और अच्छा लिटरेचर इस साल आया है। और बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने इतनी जानकारी दी और आपने जिन नावल का जिक्र किया है उनको पढ़ने की बड़ी इच्छा है मेरी। मैं उर्दू नहीं जानता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये जो उर्दू में शाया हुए हैं नावल वो हिंदी में भी आएंगे और हिंदी के पाठकों को भी अवेलेबल होंगे। उर्दू वाले तो इनको उर्दू में पढ़ ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आस्ताना बाना से बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपका। कोरोना महामारी की सबसे अधिक मार पड़ी है तो प्रदर्शनकारी कलाओं पर, और उसमें भी खास तौर पर रंगमंच पर। कोरोना की 2 लहरों ने मंच पर खेले जाने वाले नाटकों को एक तरह से बंद ही कर दिया। कई बड़े नाट्योत्सव भी इसीलिए रद्द करने पड़ गए। हालांकि ऑनलाइन थिएटर के जरिए इस कमी की भरपाई करने की कोशिशें भी बहुत देरी हुई। सन 2021 के रंगमंच के बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ नाट्य समीक्षक रवींद्र त्रिपाठी। रवींद्र जी, सबसे पहले तो आपको 9 वर्ष की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये साल रंगमंच के लिए भी अच्छा होगा और रंगमंच को देखने परखने वालों के लिए भी अच्छा होगा, होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए जी। तो रवींद्र जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने, पहले पहली लहर ने रंगमंच को प्रभावित किया, फिर दूसरी एक बड़ी लहर आई, फिर उसने झटका दिया। तो ये पूरा साल जो है कोरोना से किस तरह रंगमंच प्रभावित रहा, किस तरह से उसने कोरोना के दौरान अपने को खड़ा करने की कोशिश की, क्या कुछ हुआ, किस तरह का असर पड़ा, और क्या रंगमंच उबर पा रहा है इस कोरोना की महामारी के असर से? देखिए मुकेश जी, ये तो आप भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है, सारा भारतवर्ष जानता है कि कोरोना ने खास करके 30 मार्च 2020 के बाद जो कोरोना का प्रकोप बढ़ा, उसने प्रदर्शनकारी कलाओं को छत विच्छत कर दिया है। जो रूपंकर कला है वो तो छत विच्छत नहीं हुई है, क्योंकि पेंटर या स्कल्पचर अपना काम कर सकते हैं, साहित्यकार भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिशियन जो है या म्यूजिक फेस्टिवल रुक गए, नृत्य रुक गया। पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी कला का हुआ या जो कला सबसे ज्यादा छत विच्छत हुई वह रंगमंच है, क्योंकि रंगमंच सार्वजनिक जगह घेरता है और सामूहिक कर्म है। रंगमंच एकल भी होता है, पर ज्यादातर रंगमंच एक सामूहिक प्रयास के तहत होता है, जिसमें एक्टर होते हैं, डिजाइनर होते हैं, संगीत के लोग होते हैं, जिसमें वॉयस के लोग होते हैं, लाइट के लोग होते हैं। तो वो चूंकि नहीं जुड़ पाए और नहीं वो सब हो पाया, तो रंगमंच का लगभग बंद हो गया। और जो हुए कुछ, उस पर मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन जो मुख्य नुकसान हुआ, बड़े ऑडिटोरियम में रंगमंच को देखना, उसका एक अलग अनुभव होता है। और पूरी दुनिया में जो थिएटर है, रंगमंच है, वो एक अक्सर बड़े सभागार में जो ऑडिटोरियम होते हैं उसमें होता है, और उसका अपना एक एस्थेटिक वैल्यू होता है, सौंदर्य शास्त्रीय पहलू होता है। तो वो तो छत विच्छत हो गया। अब दूसरा जो हुआ, अभी भी जो हो रहा है या जो हुआ, उसके भी 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि पहले दौर में जब रंगमंच नाट्यशालाएं बंद हो गई, ऑडिटोरियम बंद हो गए, तो कुछ लोगों ने ऑनलाइन थिएटर शुरू किया, जो कि अच्छा प्रयास भी था। और लेकिन वो क्या है कि ज्यादातर रंगमंच कर्मियों को रास नहीं आया, और ज्यादातर लोगों की ये मान्यता है और शायद आगे भी रहेगी कि रंगमंच जो होता है सिर्फ फिजिकल स्पेस में हो सकता है, जहां लोग नाटक देखने जाते हैं सशरीर और नाटक देखते हैं। और निश्चित रूप से ये अनुभव जो है वो ऑनलाइन थिएटर में नहीं आ सकता है। बिल्कुल, जब ऑडियंस सामने बैठी होती है, रिएक्ट करती है, तो उससे एक दूसरा
प्रेरणा, दूसरे तरह की प्रेरणा और उत्साह मिलता है। बिल्कुल जी सही कहा। जी। लेकिन ऑनलाइन थिएटर एक विकल्प था, छोटा ही विकल्प था, बड़ा विकल्प नहीं था वो इस नाता है कि आप अपने घर पर बैठे बैठे भी रंगमंच की अनुभव कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। कुछ युवा रंगकर्मियों में जैसे प्रभजोत सिंह ने किया, फिर सबसे ज्यादा उसमें उल्लेखनीय उपलब्धि रही अमितेश ग्रोवर की, जिन्होंने द लास्ट पोएट नाम से एक बड़ा नाटक तैयार किया, जो सिर्फ एक बड़ा जनरेटिव प्ले जिसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निक का प्रयोग किया था उन्होंने, और अभिनय के ख्याल से, स्क्रिप्ट के ख्याल से भी बहुत अच्छा प्रयोग था। कुछ और राज्यों में हुए, दिल्ली में भी कुछ हुए, लेकिन वो प्रयोग चला इसलिए नहीं कि कोरोना के प्रथम लहर के खत्म होने की संभावना बढ़ गई थी, और चूंकि वो अनुभव पहले जैसा रंगमंच में अनुभव नहीं था, इसलिए वो प्रयोग लंबे समय तक चल नहीं पाया, बीच में रुक गया, इस आशा के साथ कि अब तो थिएटर शुरू होने ही वाला है, तो इस सब झमेले में क्यों पड़ा जाए। तो ये रहा मुख्य रूप से। और आगे आप कुछ कहें तो मैं अभी रविंद्र जी, ये वर्तमान जो के बारे में एक अंतराल मिला था पहली और दूसरी लहर के बीच में, उस समय शायद थिएटर की गतिविधियां एकदम से बढ़ गई थी, और फिर जब दूसरी लहर चली गई तो फिर एक स्पेस खुला थिएटर के लिए कि वो दोबारा से अपने को पुनर्जीवित करे, फिर से पुराने ढर्रे पर लौटे। क्या ये हो पाया और कितना हो पाया? नहीं, बहुत कम हुआ ये भी। देखिए, जब पहली लहर खत्म हुई तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भी कोशिश की। मेरा ही एक नाटक जो पहला सत्याग्रही मेरा लिखा हुआ है, वो 50% अटेंडेंस के साथ ओपन में शुरू हुआ। फिर एक नया नाटक भी अनिरुद्ध खुटवाड़ ने किया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल के साथ, वो भी हुआ। लेकिन जैसे ही वो आकार लेता, उसके ठीक लगभग 15-20 दिनों के बाद जो है वो फिर लॉकडाउन लग गया और ये हो गया, तो वो फिर रुक गया। अभी दिल्ली में स्थिति यह है पिछले 6 महीने से, और देश के दूसरे हिस्सों में वो स्थिति यह है कि आप दिल्ली में पुलिस का परमिशन है कि आप 50 दर्शकों तक ही नाटक कर सकते हैं। तो जो बड़े ऑडिटोरियम है, श्री राम में है, कमानी में है, यहाँ के अभिमंच में है, वो नाटक नहीं हो पा रहे हैं, या हो भी रहे हैं तो वो एक तरीके से सार्वजनिक प्रदर्शन घोषित नहीं होते। आप जाइए देख लीजिए, वो है ऑनलाइन ही। और 50 को लेकर के दर्शकों के साथ कुछ प्रयोग हुए हैं और नाटक हो रहे हैं। जैसे प्रियंका शर्मा एक बहुत अच्छी युवा रंगकर्मी हैं, उन्होंने अपना एक स्पेस रखा है। 2 फेस्टिवल उन्होंने किए, एक तफरी नाम का फेस्टिवल जो हर साल करती हैं वो उन्होंने किया, और एक और फेस्टिवल किया उन्होंने। और फिर श्याम कुमार एक दिल्ली के बड़े सीनियर रंगकर्मी हैं, उन्होंने भी एक अपना फेस्टिवल किया भारतीय आर्टिस्ट कॉलोनी में एक स्पेस लेकर के। और अक्षरा थिएटर जो है, जिसकी संख्या ऑलरेडी है 50 से ज्यादा वहां हो ही नहीं सकते, तो वहां भी कुछ प्रयोग हुए हैं। जैसे नवीन दिवाकर ने एक प्ले वहां किया, और वहां एक मैकबेथ पर भी एक नाटक हुआ। हालांकि मैं उसको देख नहीं पाया, लेकिन उसकी सूचना मुझे मिली थी होली। और एक और प्रयोग जो है, बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, ये कुलजीत सिंह हैं, जो दिल्ली के बड़े सीनियर रंगकर्मी हैं, और जो कैंपस थिएटर है उसमें काफी लंबे समय तक सक्रिय है। उन्होंने अभी शुरू किया है होम थिएटर, मतलब घर में जाइए, आप लोगों के ड्राइंग रूम में कीजिए और नाटक कीजिए। हालांकि वहां दर्शकों की संख्या 20, 25, 30 ही होती है, पर वह भी एक प्रयोग है, एक शुरुआत है। शायद आने वाले समय में वो एक ज्यादा बेहतर आकार ले, लेकिन यह उन्हीं के यहाँ हो सकता है जिनका ड्राइंग रूम बड़ा है या जिनकी छत बहुत बड़ी है, तो वहां नाटक हो सकता है। होम थिएटर एक शुरुआत जो कुलजीत सिंह ने की है, उसकी संभावना भी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा और फिर कहूंगा कि ये सब वैकल्पिक प्रयोग संपूर्ण नाटकीय अनुभव की जगह नहीं ले सकते, वहां बाधाएं हैं। अरविंद गौड़ के अस्मिता का भी जिक्र करना चाहूंगा। उनका दल भी लगातार सक्रिय रहा, ऑनलाइन भी और नुक्कड़ नाटकों में भी उसकी सक्रियता हमने देखी बहुत। देखिए, अरविंद गौड़ निश्चित रूप से बहुत ही सक्रिय रंगकर्मी हैं, और उन्होंने जो ऑनलाइन थिएटर के पहले दौर में जो शुरुआत की थी, उस पर भी मैंने एक स्तंभ लिखा था राष्ट्रीय सहारा में, जहां मैं लिखता हूं। और अरविंद ने ऑनलाइन भी किया, फिर नुक्कड़ नाटक भी कर रहे थे। लेकिन मैं जो बात मैं कह रहा हूं कि सब प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये संपूर्ण जो रंगमंच का थिएटर का जो टोटल एक्सपीरियंस है मुकेश जी, वो नहीं दे सकते। निर्देशक तो सक्रिय हैं, जो रंगकर्मी हैं, युवा रंगकर्मी हो या जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, वे सक्रिय हैं,
लेकिन जब तक दर्शक बड़े पैमाने पर या पूरी क्षमता के साथ हॉल में नहीं आता, तब तक टोटल थिएटर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। इस नाते मैं कह रहा हूँ समय जी रविंद्र जी, समय कम है, मैं ये भी इस पर भी चाहता हूं कि आप रोशनी डालें कि रंगकर्मियों का क्या हाल है, क्योंकि जब थिएटर नहीं हो रहा है तो रंगकर्मियों के पास काम नहीं है तो उनकी जो जीवनचर्या चलाना है उनको, वो उसमें भी बड़ी मुश्किलात आ रही होंगी। निश्चित रूप से आ रही है। देखिए, दो तरह के थिएटर वर्कर हैं देश में। एक तो हैं जैसे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़े होते हैं और रंगमंडल है, उनको एक सैलरी मिलती है, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी अपनी नौकरी है, सरकारी नौकरी है या गैर सरकारी नौकरी है या जिनका व्यवसाय है। उन पर भी मार पड़ी है, लेकिन उतनी नहीं पड़ी, क्योंकि उनको कम से कम एक निश्चित आय है। लेकिन जो शौकिया थिएटर है, जो एमेच्योर थिएटर जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर बाधित हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जो शौकिया थिएटर वाले लोग हैं या जो स्ट्रगलर होते हैं, उनकी परेशानी ये है कि थिएटर में चूंकि आर्थिक क्षमता बहुत कम है, सस्टेनेबिलिटी की, थिएटर के बल पर आप जीवन नहीं चला सकते तो वो किसी प्रकार थिएटर करते हैं, जुगाड़ करते हैं अपनी, वो बहुत बाधित हो गए। तो रंगकर्मी जो है, आम रंगकर्मी और बहुत बड़ा रंगकर्मी, क्योंकि जिनको एक आर्थिक सुरक्षा है, उनकी संख्या जो है मुश्किल से 10-15% है। बाकी जो 80-85% रंगकर्मी हैं, जो शौकिया रंगकर्मी हैं, जो एमेच्योर थिएटर से हुए हैं, उनकी हालत खराब रही। न तो नाटक कर पा रहे हैं और न उनकी जीवनचर्या जो है, जो उनका जीवन है, वो बाधित हुआ है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो दिल्ली छोड़कर चले गए, बंबई छोड़ के चले गए, और जहां गए वहां भी मुश्किल है। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये बार बार मैं कह चुका हूं और आपके मंच के माध्यम से भी कह चुका हूं, कहना चाहता हूं कि हिंदी भाषी इलाके जो है वो रंगमंच का प्रेमी नहीं है, जैसा मराठी समुदाय है या बंगाली समुदाय है। यहाँ के रंगकर्मी को मराठी और बंगला रंगकर्मियों, यहाँ की मलयालम रंगकर्मियों की तुलना में ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि समाज उस तरह से प्रश्रय नहीं देता है जैसा देना चाहिए। एक मोटा आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में लगभग 4 से 5% रंगमंच के अस्थायी दर्शक हैं, और हिंदी भाषी इलाके में जब आप प्रतिशत जाएंगे तो शायद 1 या आधा प्रतिशत ही रहे। तो ऐसे समाज में हिंदी समाज का जो स्ट्रगलर रंगकर्मी है, वो तो लगातार स्ट्रगलर ही बना रहता है। अब भारंगम में बहुत लोगों के नाटक लगे हुए हैं, अगर बाय द वे भारंगम नहीं हुआ, जैसी आशंका है ओमिक्रॉन के बढ़ने के कारण, तो सोचिए क्या होगा उनका, जो किसी प्रकार करते रहे नाटक, जिन्होंने नाटक भेजा, जिनके नाटक सिलेक्ट भी हुए, तो क्या होगा उनका। ये सब आशंकाएं हैं मुकेश जी। तो ये पूरा साल आशंकाओं के बीच निकल गया, कोरोना के महामारी के असर के बीच में निकल गया, और रंगमंच बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उसने अपने एक तरह से जिन दर्शकों को खो दिया है, उनको दोबारा हासिल करना भी अब एक चुनौती होगा। और जाहिर है कि इन विषम आर्थिक परिस्थितियों में फिर से खड़ा होना ये बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन चूंकि थिएटर लगातार संघर्ष से उभरता रहा है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद वो फिर उभरेगा और फिर अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से हम सबको प्रभावित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आज की बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हाल के वर्षों में बाबूशाह कोहली एक परिपक्व कवयित्री के रूप में उभरकर सामने आई हैं। उनकी कविताओं के स्वर थोड़ा अलग हैं और उनमें एक नए किस्म की ताजगी भी देखने को मिलती है। अपनी कल्पनाओं और शब्दों की कारीगरी से वे कविताओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करती हैं। आज बाबूशाह कोहली की कुछ कविताएं पेश हैं। पहली कविता है नागरिकता। प्रकृति मेरा देश है, सीमाओं की जकड़ से परे, आकाश मेरा ध्वज। प्रेम मेरा इकलौता धर्म है, अल्पसंख्यक हूँ पर दुनिया की कोई ताकत मुझे गीत गाने से रोक नहीं सकती। प्रेम मेरा इकलौता धर्म है, अल्पसंख्यक हूँ पर दुनिया की कोई ताकत मुझे गीत गाने से रोक नहीं सकती। मेरा धर्म मुझे निर्भय बनाता है, बच्चों को मुझसे भय नहीं लगता।
आज तक मैंने एक फूल नहीं तोड़ा, आज तक मैंने एक फूल नहीं तोड़ा, न बचपन में कोई तितली पकड़ी, पानी पर पत्थर फेंकने का खेल कर नदी को घायल नहीं किया। एक क्रोधित हाथी ने मेरे सिर पर सूंड रख दी एक बार, एक क्रोधित हाथी ने मेरे सिर पर सूंड रख दी एक बार, फिर शांत हो गया था। केवल फूल, तितली, नदी, हाथी और बच्चे मुझे इस पृथ्वी का नागरिक होने का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अगली कविता है चाहिए। जो पीड़ित है उसे उपचार चाहिए, जो पीड़ित है उसे उपचार चाहिए, जो थोड़ा अधिक पीड़ित है उसे थोड़ा अधिक उपचार चाहिए, जो सबसे अधिक पीड़ित है वह स्वयं उपचार हो जाने से धागे भर की दूरी पर है। अंतहीन वार्तालाप नहीं, अंतहीन वार्तालाप नहीं, शल्य क्रिया के नुकीले औजार चाहिए। जो रोता है उसे रूमाल चाहिए, जो रोता है उसे रूमाल चाहिए, जो थोड़ा अधिक रोता है उसे कांधा, कहवा और दुलार चाहिए, जो सबसे अधिक रोता है उसे अटूट आकाश चाहिए। भंवर भरम के और नहीं पार चाहिए। जो जलता है उसे जल चाहिए, जो जलता है उसे जल चाहिए, जो थोड़ा अधिक जलता है उसे थोड़ा अधिक जल चाहिए, जो सबसे अधिक जलता है उसे जलते रहने देना चाहिए। वर्षा के आसार हैं, वर्षा के आसार हैं, सूखे मन के भूखे कुओं को मूसलाधार चाहिए। जो प्रेम से वंचित है उसे स्वप्न चाहिए, जो प्रेम से वंचित है उसे स्वप्न चाहिए, जो प्रेम से थोड़ा अधिक वंचित है उसे थोड़ा अधिक स्वप्न चाहिए, जो प्रेम से सबसे अधिक वंचित है उसे नींद का वार चाहिए। प्रेम को लगन चाहिए, लगन को अगन चाहिए, अगन को राख चाहिए, राख को दाग चाहिए, दाग को आँख चाहिए, आँख को जाग चाहिए। जो हंसता है उसे देख फूल खिलते हैं, जो हंसता है उसे देख फूल खिलते हैं, जो थोड़ा अधिक हंसता है उसे देख फूल थोड़ा और खिलते हैं, जो सबसे अधिक हंसता है फूल उसके हृदय में खिलते हैं। पृथ्वी को असंख्य बाग चाहिए। कोरोना महामारी का कला जगत पर प्रभाव पड़ा भी और नहीं भी पड़ा। इसका असर उन चित्रकारों पर नहीं पड़ा जो आर्थिक रूप से सक्षम थे, लेकिन नए कलाकारों पर इसकी गहरी मार पड़ी है। अलबत्ता इस त्रासद समय में भी कला का बाजार खूब फला फूला। सन 2021 में कला जगत की स्थिति क्या रही, इसके बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ कला समीक्षक विनोद भारद्वाज। विनोद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ताना बाना में और नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। कला के संस्कार में, संसार में, साहित्य के संसार में आपकी जो रुचियां हैं वो और भी आनंदित हों, ऐसी कामना करता हूं। और सबसे पहले सवाल पर आता हूं। हमारी जो कला की दुनिया है उसमें कलाकार हैं, कला अपने आप में है ही, कला प्रेमी है और कला का बाजार भी है। मैं चाहता हूं कि 2021 में इन सब को किस तरह से आपने देखा, क्या परिवर्तन देखे। तो शुरुआत करते हैं कला से। कला में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिले, खासतौर पर ये परिवर्तन इसलिए भी मानीखेज हो जाते हैं कि कोरोना ने बार बार डिस्टर्ब किया है कला की दुनिया को। आपकी टिप्पणी। हाँ, असल में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो बड़े कलाकार हैं उनको तो कोई बहुत मुश्किल नहीं हुई है, जैसे मास्टर आर्टिस्ट जिन्हें माना जाता है। लेकिन जो यंग टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि वो गैलरियों पे निर्भर हैं, छोटी गैलरियों पे, और छोटी गैलरियां जो हैं वो करीब करीब बंद रही हैं। अब पिछले कुछ महीने से एक्टिविटी शुरू हुई थी, कुछ बड़े शो हुए, लेकिन अचानक अब संकट के बादल छा गए हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन जो कला की दुनिया में होता है दिल्ली में, आर्ट फेयर, वो जनवरी एंड या फरवरी के पहले वीक में होता है। अभी कल मैं कुछ बड़ी दीर्घाओं के मालिकों से बात कर रहा था, तो मालूम पड़ा कि शायद वो भी इस बार पोस्टपोन होने का डर है।
क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ कि पुस्तक मेले पर भी इसका असर पड़ सकता है अगर ये वर्तमान स्थितियां बनी रही। लेकिन एक उम्मीद है अभी भी कि शायद 1 जनवरी तक का जो हालात हैं हिंदुस्तान में, तो एक पार्टी और देखिए दिल्ली में सरोजनी नगर और लाजपत नगर के फोटो जो अखबारों में वायरल हुए, तो उससे लगता है कि लोग अभी समझे नहीं है, मतलब जी। वो धड़ाधड़ इन जगहों पे जाके मतलब प्रोटेक्शन को बिल्कुल उन्होंने पी। तो कला की दुनिया को या पुस्तकों की दुनिया को भी एक खतरा आ गया है, पर अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन शायद ये 31 के बाद स्थिति साफ होगी। तो कलाकार बहुत उत्साहित हो गए थे, क्योंकि आर्ट फेयर का आना एक बड़ी बात होती है, उसमें नहीं, आपको हम बात दुनिया तो भर कर की रहे हैं चीजें मिलती हैं 2021 देखने की। को। 2021 का हालचाल कैसा रहा? पिछली बार जो आर्ट फेयर हुआ था 2021 में 2021 वो में कैसा कुछ था? बड़े शो भी हुए हैं, क्योंकि लेकिन वो अधूरे, जैसे आप देखिए एक बहुत बड़ा मतलब कला आंदोलन था जो दिल्ली में लाहौर से आए कलाकारों के नेतृत्व में 1948 में शुरू हुआ था, जिसको दिल्ली शिल्पी चक्रा के नाम से जाना जाता है। इसका एक बहुत बड़ा शो धूमिवल में अप्रैल में शुरू हुआ। शुरू होते ही वो कोविड का शिकार हो गया, क्योंकि फौरन उन्हीं दिनों दिल्ली की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो शो बाद में जुलाई में भी खुला, लेकिन वो एक बहुत बड़ा शो था इस अर्थ में कि उसमें भवेश सान्याल से लेकर राम कुमार, ये सब लोग दिल्ली शिल्पी चक्रा के मेंबर थे। तो एक अच्छा शो था, लेकिन उसे लोग ठीक से देख भी नहीं पाए। पर अभी हाल में पिछले 2 महीनों में मैंने नोट किया कि दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर थोड़ी बेहतर स्थिति हुई थी। जैसे बॉम्बे में अभी गया था अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए गाड़ी पर, तो वहाँ मैंने एक जहांगीर निकोलसन एक कलेक्शन है जो कि अब फाउंडेशन में बदल चुका है। अगर मैं बल्कि एक दिलचस्प बात यह है कि जो जहांगीर निकोलसन थे उनका निधन 2001 में हुआ था। एक बार मैं उनसे मिला भी था नरेंद्र पाल सिंह के कला प्रदर्शनी के उद्घाटन के सिलसिले में। वो बहुत बड़े कलेक्टर माने जाते थे। 1968 से उन्होंने पेंटिंग खरीदना शुरू की थी, और वो जो है अब एक उनके निधन के बाद एक बहुत बड़ा कलेक्शन है उनका, और बड़े बड़े कलाकारों की अद्भुत पेंटिंग उनके कलेक्शन में जी। है। तो बॉम्बे में जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहते थे, आजकल तो वो शिवाजी के नाम से ही मशहूर है। तो उसमें सूजा पे एक शो है उनके कलेक्शन में, सूजा की पेंटिंग पे, जिसको रंजीत हक्सोते ने क्यूरेट किया है। मैंने अभी वो शो देखा था और अभी वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक है। वो एक अद्भुत शो है और वेल क्यूरेटेड, और मतलब जी। सूजा जैसे बड़े कलाकार को। और दूसरा जहांगीर निकोलसन, ये भी बता दूं कि लक्ष्मण का आम आदमी का जो कैरेक्टर है वो जहांगीर निकोलसन के व्यक्तित्व से प्रभावित था। छोटा कद, गंजा, मतलब जी। वो जो आप आम आदमी जो मशहूर है वो जहांगीर निकोलसन जैसे जी, विशिष्ट विनोद जी, मैं व्यक्ति ये से जानना चाहूंगा कि ये कोरोना के दौर आए तो कलाकारों ने भी अपनी कलाओं को थोड़ा बहुत सीमित परिवर्तित किया होगा। बड़े लैंडस्केप, बड़े कैनवास पे काम करना कम हुआ होगा, क्योंकि घरों में काम करना है, अपने घरों के या अपने स्टूडियोज के अंदर करना है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बदली होंगी, गैलरीज बहुत सारी बंद रही, उसका असर पड़ा होगा उनके काम पर। देखिए, एक मशहूर कलाकार ए रामाचंद्रन से मैंने पूछा कि आप कोविड में आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ या। वो देखो ये सारे, जैसे कृष्ण खन्ना है, उन 96 साल के हैं और अभी भी पेंट कर रहे हैं। मैं उनसे अभी कुछ दिन पहले मिला था। 96 साल का व्यक्ति एक्टिव है। रामचंद्रन 87 के हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग तो हमेशा ही कोविड में थे, क्योंकि ये लोग निकलते कहाँ थे एज के कारण। तो ये लोग तो काम खूब करते रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन कलाकारों को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। गैलरियां उनके पीछे आज भी पड़ी हैं, ऑक्शन हाउसेज आज भी पड़े हैं। तो ये लोग जो हैं अगर सफल हैं तो उसके उनके लिए कोविड जो है बल्कि एक तरह का उनके लिए अनुकूल बात है, अगर यूं देखा जाए, क्योंकि वो ज्यादा अंदर रह करके अपने काम में लगे रहे। पर युवा कलाकार जिसको पैसे की चाहिए जरूरत है, उसको दिक्कत है। जी। प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे होंगे कलाओं का, या फिर ऑनलाइन का सहारा लिया होगा
नहीं, इंटरनेट का ऑनलाइन सहारा है लिया होगा, ऐसा। डिजिटल मुझे मोड में मेरे चले गए कई होंगे। युवा मित्र कहते हैं कि वो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत उनको फायदा है, क्योंकि इंस्टाग्राम में ग्राहक मिल जाते हैं और इंस्टाग्राम की रीच फेसबुक से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो कुछ युवा कलाकार जो एब्स्ट्रैक्ट काम करते हैं, वो उनको एक इंटरनेशनल बायर भी मिल जाते हैं इंस्टाग्राम पे। लेकिन कुल मिलाकर उनके लिए अनुकूल स्थिति अब नहीं है, क्योंकि बात यह है कि देखिए 2-3 अच्छे शो अभी हाल में मैंने देखे दिल्ली में। जैसे भारती खेर का एक शो नेचर मोड गैलरी में है, अद्भुत शो है वो। भारती खेर जो है सुबोध गुप्ता की पत्नी है, पर वो लंदन में जन्मी थी, अब यहाँ सेटल हो गई हैं। वो एक शो ऐसा है जिससे उम्मीद बनी थी कि अब ये माहौल बदलेगा। इसी तरह से यहाँ पर लैटिट्यूड 28 एक गैलरी है आधुनिक कला की, उन्होंने एक फैंटास्मैगोरिया करके बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें प्रतुल दास और दूसरे कलाकार थे, 4-5 कलाकार, लेकिन बहुत अच्छा शो था वो। तो दिल्ली में इधर 2-3 शो अच्छे हुए और अब लग रहा था कि आर्ट फेयर तक आते-आते, अभी मैं निराशावादी तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ निराशा इधर हाल की गतिविधियों से होने लगी है। तो युवा कलाकार मतलब काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम बंद कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा समय अंदर रहना पड़ता है तो आपको काम तो करेंगे ही। जब हम ही लोगों ने, हम जैसे मैं अपने संस्मरण इसलिए लिख पाए यादनामा के, क्योंकि पूरा हम घर में बंद थे, तो कहीं जी ना कहीं इन चीज़ों का पॉजिटिव असर भी होता है। लेकिन सारी बात तो ये है कि आप तब होती है जब आप ना बाहर जा पा रहे हैं, आपके पास पैसा भी है तब भी नहीं जा पा रहे हैं। जब पहले होता था कोई बीमारी फैली तो शाहरुख खान जी जाके लंदन में बैठ गए या आमिर खान जी वहां बैठ गए, लेकिन आज तो वो भी संभव नहीं है। आपको कहीं ना कहीं इसी देश में अपनी दुनिया में ही रहना पड़ेगा। ये जी कोविड की विनोद बीमारी जी, थोड़ा इस मामले में अलग है। जी विनोद जी, कलाकार और खरीदार के बीच तो किसी तरह से फिर भी एक रास्ता ढूंढ लिया गया, चाहे वो डिजिटल का जरिया हो चाहे दूसरे तरीके हों। लेकिन कला और कला प्रेमियों के बीच क्या गैप बढ़ गया है इस दौरान? क्योंकि वो कला को देखने गैलरीज वगैरह बंद हैं तो जा नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो भी सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गए हैं जो कला प्रेमी हैं? देखिए ऐसा है कि ऑक्शन हाउसेज जो हैं वो खूब कमा रहे हैं इस समय। उसमें युवा कलाकार तो कम होते हैं, ज्यादातर मास्टर्स होते हैं। लेकिन मैंने एक कलाकार से पूछा कि बहुत से लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो विदेश नहीं घूम रहे हैं या उनका पैसा बच जाता है, तो वो पेंटिंग शायद खरीद रहे होंगे। पर उस कलाकार का कहना था कि ऐसा इसको लेकर के आप इस तरह से मत देखिए, क्योंकि ये जो खरीदार हैं ये इतने पैसे वाले होते हैं कि इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी इसलिए आप देखिए गायतोंडे की पेंटिंग या सूजा की पेंटिंग, रजा की पेंटिंग 20-20 करोड़ में बिक रही है। अभी राजा रवि वर्मा का एक कैनवस अभी हाल में 20 करोड़ में बिका है। तो वो दुनिया अलग है, कला की दुनिया के कई खाने हैं। बहुत से लोग ये बात जानते नहीं है। अखबार में जो खबर छपती है वो ऑक्शन के रिकॉर्ड की छपती है, लेकिन उसके पीछे की जो क्या क्या कहानियां हैं वो नहीं जानते हैं। जैसे गायतोंडे जब मरा था तो टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी खबर भी नहीं आई थी मरने की, लेकिन वो 27 करोड़ में बिका तो वो हेडलाइन बन गई। तो ये जी हमारे मीडिया का भी वो है कि वो गंभीर चीजों के विनोद जी, महत्व को कभी ना हम इसके समझकर। बारे में विस्तार से बात करेंगे आपके साथ, लेकिन मैं अब अंतिम टिप्पणी आप इस विषय पर चाहता हूं कि कला के अंदर कोई फेरबदल देखने को मिला है, कुछ नया ट्रेंड? जो भी सीमाएं कोरोना ने पैदा कर दी, या जो दुख, जो संवेदना, जो आसपास का माहौल, वो किस तरह से कला में आया? नहीं, जैसे आप देखिए कविता में भी हुआ है कि बहुत से लोगों ने कविताएं कोरोना या कोविड के माहौल पे लिखी हैं, उसी तरह कलाकारों ने भी कुछ काम किया है। जैसे जतिन दास का एक ड्राइंग्स का कैटलॉग मैंने अभी हाल में देखा है, तो उसमें उन्होंने कोविड के बाद की जो मजदूरों की जो हालत थी या और जो दुनिया, उस पर उन्होंने ड्राइंग्स बहुत सी बनाई हैं। तो लेकिन ज़्यादातर कलाकार तो अपनी दुनिया को ही बनाना चाहते हैं। वो लोग एक अखबार ही मतलब दुनिया को नहीं फॉलो करते हैं। जैसे कवि तो करता है कि रघुवीर साहब तो जो कविता लिखते थे वो अपने समय पर होती थी। हुसैन ऐसे थे, हुसैन आज जीवित होते तो शायद वो बहुत सी पेंटिंग कोविड से जुड़ी बनाते। लेकिन जो बड़े कलाकार हैं उसमें मैंने सिर्फ जतिन दास को देखा है
कि उन्होंने काफी कोविड से जुड़ी हुई पेंटिंग थीम को अपनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। समय सीमित है, लेकिन जाहिर है कि कला का संसार इतना विस्तृत विशाल है जिस पर लंबे समय तक बातचीत की जाती है और की जा सकती है, और हम करते रहेंगे आने वाले ताना बाना के अंकों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ताना बाना की आज की कड़ी में आज बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का अंक आपको पसंद आया होगा और आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत जरूर करवाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया भेजने के लिए हमारा मेल आईडी नोट कर लीजिए, tanabana@sathhindi.com। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं ताना बाना के नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन जाने से पहले आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।